हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है लाइट बियॉन्ड द रीड। एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सिबाई से होती है जो कि किडनैप हो गई थी। वो काफी डरी हुई थी और उसकी हाथ और आंखें बंधे हुए थे। सिबाई एक बहुत ही डेंजरस जगह पर थी जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। वो रोते हुए काउंटिंग कर रही थी और उसी जगह उसके पीछे एक गाड़ी भी आ रही थी। अब हम एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सिबाई मॉर्निंग में उठती है और अकेले अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर खाती है। टेबल पर सिबाई और उसके हस्बैंड शिन्नान के डिवोर्स के पेपर्स रखे हुए थे। सिबाई एक बैंक में अकाउंटेंट का काम करती थी और वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलती है और जाते वक्त अपने घर के लैंप को भी बंद कर देती है। मॉर्निंग में बैंक में सभी एम्प्लॉयज प्लेज लेते हैं, जिससे ये दिखता है कि सिबाई जिस बैंक में काम करती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। सिबाई अपना काम कर रही होती है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम बोलती है कि तुम्हारा भाई नियान लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। इनकम हाई न होने की वजह से उसे मिल नहीं रहा, इसीलिए वो तुम्हारी कंपनी के जरिए इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहते हैं। सिपाही बोलती है कि मैं अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मॉम मुझसे अभी बात करने के लिए फोर्स करती है क्योंकि अगर लोन नहीं मिला तो उसे नियान की शादी पर असर पड़ेगा और अगर ये डील टूट जाती है तो उसे घर भी नहीं मिल पाएगा। अब फोन रखने के बाद सिपाही को अपने हस्बैंड की बात याद आती है जो उसे कहा करता था कि तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। इस बारे में सिपाही अपने मैनेजर फान जियांग से बात करने जाती है। वो डरते हुए फान से पूछती है कि उसकी इनकम सर्टिफिकेट को ज्यादा दिखाने में हेल्प करे ताकि उसे जल्दी से जल्दी लोन पास हो सके। फान भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फान फिर सिपाही से बोलता है कि मैंने ही तुम्हें जॉब पर रखा था और मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और अपनी फैमिली है। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब अपने भाई के लिए कर रही हो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। फान की बातें सुनकर सिबाई थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो फान उसे ज्यादा कुछ भी नहीं कहता और सिबाई फिर से अपने काम के लिए चली जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि शिनचन स्ट्रीट से ठीक रात को 1 बजे एक यंग फीमेल मिसिंग हो गई है और उस लेडी को लास्ट टाइम ब्लू टॉप शॉर्ट स्कर्ट और रेड हील्स में देखा गया था। उसे एक व्हाइट वैन के अंदर ले जाया गया था। ऑफिस में इसी बात को लेकर डिस्कशन होता है। चैन नाम का एक एम्प्लॉय यहाँ पर उस लड़की की गलती बताता है कि उसे इस तरीके के कपड़े पहनकर रात को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। कंपनी में दूसरी सभी गर्ल्स चैन की बात को गलत बताते हैं और कहते हैं कि लड़की जो चाहे वो कपड़े पहन सकती है। सीबे जाओ नाम की एक एम्प्लॉय को खाना देती है। जाओ उसे बोलती है कि तुम सभी को उनका खाना देकर उनकी आदतों को मत बिगाड़ो। ऑफिस में फिर वांगलिन नाम की एक एम्प्लॉय सीबे से बोलती है कि मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है, और वांग अपना सारा काम सिबई पर डालकर जल्दी चली जाती है। जाओ सिबई से आकर कहती है कि वांग फिर से अपना काम तुम्हें देखकर चली गई, मैं उसे कल ऑफ लेने के लिए कह दूंगी। सिबई कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी घर जाने की जल्दी नहीं है। फिर जाओ पूछती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड घर पर नहीं है, तो सिबई कहती है कि वो आज घर पर आएगा। जाओ बताती है कि मैं और निन्वे शादी करने वाले हैं और मैं तुम्हारे घर इनविटेशन देने आऊंगी। अब जाओ सिबई को भी जल्दी से घर जाने के लिए कहती है क्योंकि बाहर का माहौल अनसेफ है। सिबई अब जाओ को लॉन्ग स्कर्ट पहनने की सजेस्ट करती है और कहती है कि नियान को पिकअप करने के लिए बुला लिया करो, पर जाओ बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही अलर्ट हूँ। जाओ फिर सिबई को अपने पर्स में से निकाल कर कॉन्ट्रासेप्टिव देती है और बताती है कि ऑनलाइन एक्सपर्ट के हिसाब से हमें हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहिए। जाओ बोलती है कि अगर कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती करे तो हमें उसे दे देना चाहिए ताकि हमारे बचने के चांसेस ज्यादा हो। सिपाही को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, लेकिन जाओ जबरदस्ती उसके पर्स में वो रख कर चली जाती है। आगे सिपाही को फिर से अपनी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उनका लोन पास हो चुका है और हाउस कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिया है। उसके भाई को अब घर मिल चुका है। मॉम फिर सिपाही को जल्दी घर आने के लिए कहती है और बताती है कि उन्होंने शिन के लिए डिश भी बनाई है। सिपाही उस वक्त चुप रहती है और अपनी डिवोर्स की बात मॉम को नहीं बताती। सिबई शिनयान को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से अनसेंड कर देती है। सिबई को अपने पास याद आता है कि जब शिनयान ने उसके सामने डिवोर्स एग्रीमेंट पेपर्स रखे थे। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। शिनयान बोलते हैं कि तुम डिवोर्स के बाद घर को ले सकती हो और मैं तुम्हारे लोन्स भी पे कर दूंगा। सिबई पूछती है कि तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए, क्या तुम्हें कोई और पसंद है, तो शिनयान मना कर देता है। सिबई बोलती है कि मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी, लेकिन शिनयान बिना कुछ कहे वहां से जाने लग जाता है। सिपाही बोलती है कि मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, जब तुम डिवोर्स ही लेना था तो शादी क्यों करें। शिनयान एक लैंप की तरफ देखकर कहता है कि हमारे रेनोवेशन में सिर्फ एक बल्ब था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
लेकिन एक दिन तुमने प्लास्टिक से फ्लावर पैटर्न्स बनाकर इस बल्ब को कवर कर लिया और तुमने मुझसे पूछा कि ये अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन एक दिन मैंने रियलाइज किया कि वो प्लास्टिक पैटर्न्स बहुत ही वीक थे और वो खराब होने लगे। इसके बाद मैंने तुम्हें लैम्प चेंज करने के लिए कहा, लेकिन तुमने उसे रिपेयर करने में बहुत देर कर दी, जिससे सिर्फ 3 ही पैटर्न्स रह गए। सिवाय शीनियान से सॉरी कहती है तो शीनान कहता है कि तुम सारे इश्यूज को सॉरी कहकर ठीक नहीं कर सकती हो। और क्या तुमने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचा है, या फिर हम दोनों के फ्यूचर के बारे में? तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए। शीनियन ये बोलकर चला जाता है कि अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, अपना ध्यान रखना। प्रेजेंट सीन में एक वर्कर के हाथ से शिबे का पर्स गिर जाता है और उसका सारा सामान वहां पर बिखर जाता है। उस वक्त वो वर्कर कॉन्ट्रासेप्टिव भी देख लेती है, जिसे जाओ ने उसके बैग में रखा था। नाइट में अब से बड़ी देर तक ऑफिस में काम कर रही थी तो एक एम्प्लॉयर में ताओ की बात सुन लेती है। एम्प्लॉय यहाँ पर ताओ से बोलता है कि क्या सिपाही का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है। पहले तो वो रोज उसे लेने के लिए आया करता था। ताओ बताती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। जाओ सिपाही के भाई न्यान के साथ रिलेशनशिप में है। न्यान की शादी होने वाली है, इसीलिए उसे घर चाहिए था और न्यान के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए सिपाही की फैमिली ने उसे लोन के लिए फोर्स करा। एम्प्लॉय पूछता है कि आपको ये बात कैसे पता चली। तो ताओ बताती है कि सिपाही को अपनी इनकम प्रूफ पर फान की सिग्नेचर चाहिए थे और सिपाही ने ज्यादा इनकम शो करने के लिए फोर्स करा ताकि उसका लोन आसानी से पास हो सके। उसने फान को रिक्वेस्ट भी करी कि वो ये बात खास तौर पर जाओ को ना बताए। ताओ यहाँ पर ये भी कहती है कि मुझे लगता है सिपाही दिमाग से बीमार है, क्योंकि वो दूसरों की बातों को मना नहीं कर पाती और लास्ट में खुद को ही बर्बाद कर लेगी। फान सभी एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करता है कि आज रात में उनकी वानफू प्रॉपर्टीज के मिस्टर जेंग के साथ डिनर मीटिंग है। फान बोलता है कि ये सब तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम कितने ड्रिंक कर सकते हो ताकि हमारी डील पास हो सके, और जो भी इस मीटिंग में नहीं होगा उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। रात में अब जेंग अपने सेक्रेटरी लियो के साथ आ चुका था। इधर हम देखते हैं कि शिनयान कार वॉश सेंटर में वर्क करता है। जब बाहर बारिश होने लगती है तो उसे सिपाही की चिंता होती है और वो उसे ऑफिस लेने के लिए निकल जाता है। डिनर के दौरान सिपाही शिनयान को मैसेज करके बताना चाहती थी कि आज उसके क्लाइंट के साथ डिनर है और वो लेट हो जाएगी, लेकिन वो मैसेज भेज नहीं पाती और जैंग उसे फोन यूज करते हुए देख लेता है। जैंग फान से बोलता है कि तुम्हारी एम्प्लॉय सिपाही मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। सभी के कहने पर सिपाही फिर जैंग को ड्रिंक ऑफर करती है। जाओ सिपाही की हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन फान उसे फिर से अपनी सीट पर बैठा देता है। अब जैंग सभी के सामने सिपाही को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है और सिपाही को भी अपनी कंपनी के लिए ये सब करना पड़ता है। लास्ट में जैंग जबरदस्ती सिपाही के साथ ड्रिंक भी पीता है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो जाओ उसे वहां से ले जाती है। वहीं श्रीनियान सिपाही के ऑफिस के बाहर उसे लेने के लिए आता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता तो वो चला जाता है। सिपाही की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वॉशरूम में होती है। उसी वक्त उसकी मॉम उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो झूठ कह देती है कि मैं घर पर हूँ। मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, मुझे झूठ मत बोलो। और उन्हें भी पता चल जाता है कि सिपाही ने ड्रिंक कर रखी है। वो बोलती है कि मैं ये सब कुछ जॉब के लिए कर रही हूँ। मॉम को अब सिपाही और शीनियन के डिवोर्स के बारे में ही पता चल जाता है। मॉम उसे कहने लग जाती है कि लड़की के लिए डिवोर्स एक बहुत ही बड़ी बात होती है। डिवोर्स के बाद फिर से शादी करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम आती है, और आखिर तुम डिवोर्स क्यों ले रही हो? जाओ और नियान शादी करने वाले हैं, तुम्हें अपने भाई की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए, और मैं तुम्हारे इस डिवोर्स के लिए एग्री नहीं करती हूँ। तब सिपाही रोते हुए मॉम से बोलती है कि मैं नहीं, शीनियान डिवोर्स लेना चाहते हैं, उसे ही शादी कंटिन्यू नहीं रखनी। जावा बाहर सिपाही को बुलाने के लिए आती है तो वो उसकी और मॉम की बातें सुन लेती है। मॉम पूछती है कि क्या शीनियन इस बात से नाराज है कि तुमने नियान के लिए लोन लिया, और अगर यही बात है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और मनाना चाहिए। सिपाही कहती है तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं लोन नहीं ले सकती हूँ? तो क्या नियान अपना नया घर नहीं लेगा, और क्या वो शादी भी नहीं करेगा? मॉम बोलती है कि एक बड़ी बहन होकर तुम ये सब कैसे कह सकती हो? सिपाही अब चिल्लाकर मॉम से बोलती है कि मुझे डांटने का क्या मतलब है, और क्या आप यही सोचती है कि मैं ये सब चाहती थी? अब बाहर से जाओ सिपाही से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो हाँ कहती है और बाहर आ जाती है। पहले तो सिपाही जाओ को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम्हें और नियान को एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। ये मेरी लाइफ है, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे अच्छा करो, लेकिन तुम दोनों के बारे में पता है। जाओ से बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेती है। मानव वहां पर आता है और सिपाही से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसे ड्रिंक करनी पड़ी, और बताता है कि डिनर अपॉइंटमेंट इस तरीके से हुआ करते हैं। अब सिपाही इमोशनल होकर फान से बोलती है कि मैं जब यहाँ पर जॉब लेने के लिए आई थी
तो मेरी एज ज़्यादा हो गई थी और कोई भी मुझे जॉब पर रखने को तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे ये जॉब मिली। वो बार बार अफान को थैंक यू बोलती है, तो अफान कहता है कि तुमने भी मेरे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सिपाही बोलती है कि मैं किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी और कंपनी के लिए सब कुछ करूंगी। अब सिपाही फिर से जैंग के पास ड्रिंक लेकर जाती हैं और उन्हें कंपनी के साथ काम करने के लिए मनाती है, लेकिन जैंग अभी भी रेडी नहीं होता। तो सिपाही और जाओ दोनों जैंग के सामने ड्रिंक करके इम्प्रेस करने की उसे कोशिश करते हैं। फान उन दोनों को जाने के लिए कहता है और जैंग से बोलता है कि कोई भी आपको ड्रिंक करने में हरा नहीं सकता। अगले सीन में सिपाही की किडनैपिंग दिखाई जाती है। वो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो पर कॉल करके अपने लिए जैकेट लाने के लिए कहती है, तो वो सिपाही से उसकी लोकेशन पूछते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसे खुद नहीं पता था कि वो किस जगह पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिपाही की मॉम अपनी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट बना रही थी। मॉम के पास सिपाही का कॉल आता है तो वो शॉक हो जाती है। मॉम हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में पूछती है। वो देखती है कि उस डिपार्टमेंट के बाहर पुलिस भी खड़ी हुई थी। लिन नाम की पुलिस सिपाही की मॉम से पूछती है कि क्या आप ही उसकी मॉम है। मॉम पूछती है कि वो कहाँ पर है, क्या वो ठीक है। तो लिन कहती है कि चिंता मत करो, वो सेफ है। लिन उसकी मॉम को बताती है कि सिपाही ने हमें सुबह 6 बजे कॉल करके जैकेट मंगवाया था। सिपाही हमें सिटी के बाहर खेतों में मिली थी। वहां पर वो छुपने की कोशिश कर रही थी और उसका सारा सामान उसके पास ही था, लेकिन फिर भी उसने एक वर्ड तक नहीं बोला। इसीलिए हम उसका चेकअप करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। लिन बताती है कि हमारी टीम अभी भी उस जगह पर सबूत ढूंढ रही है। मॉम कहती है कि आप कौन सा सबूत। सिपाही तो ठीक है ना। लिन कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद हमें लगता है कि आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती हुई है। हमने उसके सारे टेस्ट करवाने दिए हैं। रिपोर्ट्स आते ही हमें पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ था, कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी या फिर नहीं। लिन मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि आप उसे कंफर्टेबल फील करवाओ ताकि वो हमसे बात कर सके। मॉम उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मॉम सिपाही की रूम के बाहर जाकर डॉक्टर को दरवाजा ओपन करने के लिए बोलती है। लिन मॉम से बोलती है कि हमें अभी तक आपकी बेटी का केस किसी से भी डिस्कस नहीं करा है। तो मॉम गुस्से में बोलती है कि कौन सा केस, उसे सिर्फ जैकेट की जरूरत थी, इसलिए उसने आपको कॉल करा था और उसने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। अंदर डॉक्टर सिपाही को चेकअप कर रहे थे और वो काफी डरी हुई थी। मॉम बोलती है कि इन दावों को सही साबित करने के लिए आपको सबूतों की जरूरत होगी। क्या आपको पता है सिपाही लास्ट नाइट कहाँ पर थी? क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ, मैंने उससे कल कॉल पर बात की थी और उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी। मेरे पास इसका सबूत भी है। मुझे अपनी बेटी की रेपुटेशन खराब नहीं करनी है। डॉक्टर जैसे ही अब दरवाजा ओपन करते हैं तो मॉम अंदर चली जाती है और सिपाही से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं अब आ गई हूँ और हम घर चल रहे हैं। लेकिन सिपाही कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद मॉम अपने बिहेवियर के लिए डॉक्टर से माफी मांगती है और टेस्ट रिजल्ट के बारे में पूछती है। वो बताती है कि हमें पुलिस रिपोर्ट नहीं करनी है। डॉक्टर सिपाही को फिर रिकवरी रूम में लेकर जाते हैं। फिर मॉम से बोलती है कि हमें रिपोर्ट आने तक वेट करना होगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि सिपाही के साथ क्या हुआ था। मॉम फिर से इस बात पर लिन के साथ झगड़ने लग जाती है कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। लिन समझाने की कोशिश करती है कि आप डिसीजन नहीं ले सकती हो और आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। कैप्टन जैंग लिन का सीनियर इंस्पेक्टर उसे बुलाने आता है और वो उनके साथ बाहर चली जाती है। अब मॉम सिपाही से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो अभी भी डिप्रेस थी। मॉम पूछती है कि क्या लास्ट नाइट कल तुम्हारे साथ सच में कुछ हुआ था। सिपाही का फेस देखकर मॉम को पता चल जाता है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी और वो भी इमोशनल हो जाती है। मॉम बोलती है कि लेकिन अब तुम सेफ हो और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें इस बात को जाने देना चाहिए। अब तुम ऐसा मान लेना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है। तुम पुलिस को ये बात रिपोर्ट नहीं कर सकती हो। मॉम सिपाही को फोर्स करती है कि वो पुलिस को यही बताए कि उसकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी और उस वक्त सबसे पहले तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो पता नहीं सब तुम्हें किस नजर से देखेंगे, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मॉम ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ ये अनफेयर है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही है। और अगर तुम्हारा दोषी पकड़ा जाता है तो वो थोड़े दिन जेल में रहकर वापस से बाहर आ जाएगा। लोगों को तो यही लगेगा कि तुम उस रात ड्रंक थी। तब सिपाही कहती है लेकिन वो कंपनी डिनर था और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मॉम बोलती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन दूसरे लोग नहीं करेंगे। मॉम चुपचाप सिपाही को घर ले जाने लगती है। बाहर लिन और जैंग बात कर रहे थे, तभी वहां पर सिपाही का भाई नियान आता है जो कि लॉयर होता है। वो इस केस के बारे में जानकारी लेने आया था। जैंग नियान को यहाँ से जाने के लिए कह देता है।
अंदर मॉम और सिबाई उनकी ये सारी बातें सुन रहे थे और सिबाई रोने लग जाती है। वो बाहर आकर लिन से बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ और मुझे जैकेट देने के लिए थैंक यू। लिन बोलती है कि लेकिन अभी तक सारे टेस्ट नहीं हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ स्टेशन आकर अपना स्टेटमेंट दो। सिबाई लिन से सॉरी कहती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और आप इसमें मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। सिवाई की मॉम उसे जबरदस्ती वहां से अपने साथ ले जाती है। लिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन जैंग कहता है कि उन्हें फोर्स मत करो। लिन कहती है कि आखिर ये किस तरीके की माँ है। आगे लिन और जैंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। लिन अभी भी सिबाई के केस के बारे में ही कह रही होती है तो जैंग कहता है कि सिबाई ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लिन को गुस्सा आ रहा था, वो वहां से चली जाती है। घर पर सिबाई के डैड आते हैं और पूछते हैं कि तुम कब आए। मॉम बताती है कि सिबाई की शिनयान के साथ लड़ाई हो गई है। डैड बोलते हैं कि लड़ाई हो जाने पर तुम्हें शिनयान को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए और उसे समझाने की कोशिश करते हैं वो फिर से उसके साथ पैचअप कर ले। डैड बताते हैं कि थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तुम शिनयान को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट करना। इसके बाद सिबाई फान को कॉल करती है। फान उसे कहता है कि आज तुम ऑफिस नहीं आने वाली थी तो तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। सिबाई सॉरी कहती है और बताती है कि कल रात ज्यादा ड्रंक होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। फान बोलता है कि जैंग हमारा क्लाइंट था, इसलिए मैं उसे लास्ट नाइट रोक नहीं पाया। मैं कोशिश करता लेकिन फिर भी वो नहीं माना और सिबाई को सॉरी कहता है। फान सिबाई से रेस्ट करने के लिए और कल से ऑफिस आने के लिए कहता है। घर पर नियान भी आ जाता है। नियान सिबाई से पूछता है कि तुम आज घर कैसे आ गए, तो सिबाई बताती है कि आज तुम हॉस्पिटल गए थे, मैंने तुम्हें वहां पर देखा था। नियान बताता है कि मुझे पता चला कि वहां पर कोई बहुत बड़ा केस हुआ है, सभी पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे, मुझे लगता है जरूर ये कोई रेप केस होगा। सिबाई पूछती है कि क्या तुमने विक्टिम को देखा था, तो नियान मना कर देता है। सिबाई कहती है कि इस तरीके के केस को जीत पाना मुश्किल होता है। नियान अब सिबाई को समझाने की कोशिश करता है कि बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन से हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि उस पर्सन के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि क्या सच में उसके साथ ये फोर्सफुली हुआ था। इसलिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ की जरूरत होती है। इस दौरान वो ऐसा काम करने वाले पर्सन पर गलत आरोप भी लगा देता है, जिससे कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। यान कहता है कि इन केसेस को भले ही आप रिपोर्ट करवाओ या फिर ना करवाओ, विक्टिम के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, इसीलिए उसे ये सोचकर सब कुछ भूल जाना चाहिए जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। आगे जैंग शिन्नान की शॉप पर अपनी कार लेने के लिए जाता है। शिन्नान उससे पूछता है कि आखिर आपको कार पर इतनी मिट्टी कैसे लगी हुई थी, तो जैंग बताता है कि मैं अपनी कार लेकर सिटी के बाहर वाले एरिया में चला गया था। शिन्नान जैंग को कार की टायर भी चेंज करने की सजेशन देता है। इसके बाद जैंग उसे अपने फोन में किसी व्हीकल की टायर का निशान दिखाता है। शिन्नान निशान देखकर बताते हैं कि ये किसी ओल्ड मॉडल व्हीकल के निशान है। जिसके बाद नियन सिबाई को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें शिन्नान के साथ बात करके अपनी लड़ाई खत्म कर लेनी चाहिए। सिबाई जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो सारी लाइट्स ऑन कर देती है और कर्टेन्स लगा देती है और अपने रूम में बैठकर डिनर नाइट और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाती है। उसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो अभी तक अपने रूम में ही बैठी हुई थी। सिबाई को लोन पे करने का मैसेज आता है, जिसकी वजह से वो रेडी होकर ऑफिस जाती है। वो अपनी यूनिफॉर्म की जगह ब्लैक कलर फुल लेंथ वाले कपड़े पहनकर जाती है। जाते वक्त उसे याद आता है कि जब वो डिनर नाइट में ड्रिंक कर रही थी तो उसने फान के सामने रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसे और जाओ को सेफली घर तक पहुंचा दे। ऑफिस में अब फान सिबाई से पूछता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मैं भूल गई। फान कहता है कि ठीक है, कल से मत भूलना। सिबाई फिर फान से पूछती है कि क्या उस डिनर नाइट के बाद आपने मुझे घर ड्रॉप किया था, तो फान बताता है कि मैंने पहले जाओ को ड्रॉप करा और फिर तुम्हें, लेकिन तुम्हारा घर आने से पहले ही मेरी वाइफ का कॉल आ गया था और हम दोनों झगड़ने लगे थे, इसीलिए तुम खुद ही अपना कॉम्प्लेक्स आने से पहले कार से उतर गई थी। अब सिबाई जाओ से जाकर ये बात कंफर्म करती है कि क्या उस दिन फान ने हमें साथ में घर ड्रॉप करा था, तो वो कहती है कि हाँ, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। ऑफिस में सिबाई अब काफी डिप्रेस होती है, उसे अपनी मॉम की बात याद आने लग जाती है। मॉम ने उससे पूछा था कि क्या उसने उस आदमी का फेस देखा, तो सिबाई मना कर देती है और उसे ये भी कहती है कि इस बारे में शिन्यान को कुछ भी मत बताना, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगले सीन में सिबाई की मॉम शिन्यान से मिलने के लिए उसकी शॉप पर जाती है। मॉम को पता चल जाता है कि शिन्यान अपनी शॉप पर ही सोया करता है, तो वह इस बारे में उससे पूछती है। वो कहता है कि ज्यादा काम होने की वजह से मैं कभी कभी यहीं पर रेस्ट करता हूँ। वो अपने साथ खाना लेकर आई होती है और कहती है कि इसे घर जाकर तुम और सिबाई दोनों मिलकर खाना। शिन्नान मॉम से कहता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हो, तो मॉम बोलती है कि नहीं,
क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तो वो मना कर देता है। इसके बाद मॉम उसे घर पर खाने के लिए इनवाइट भी करती है और जाते वक्त बताती है कि नियान की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। मेरे लिए अब चिंता करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारे और सिपाही का बेबी हो जाए। ऑफिस में अब वांग हर बार की तरह सिपाही को अपना काम देखकर जाने लग जाती है। तो सिपाही कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अंधेरा होने से पहले घर जाना है। वांग बोलती है कि अंधेरा होने से पहले काम कर देना, लेकिन सिपाही उसका काम नहीं करती। वहीं शिन्नान की शॉप पर उसका फ्रेंड जुन, जो कि उसके साथ वहां पर काम करता है, उसे पूछता है कि तुम काफी दिनों से शॉप पर ही सो रहे हो, क्या तुम्हारी अपनी वाइफ से लड़ाई हुई है? शिन्नान मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। जुन कहता है कि मेरे जेल के बाहर आने के बाद तुम्ही ने मुझे जॉब पर रखा था और उसके बाद फोर्स करने पर भी शिन्नान उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब वांग ऑफिस आती है तो देखती है कि सिपाही ने उसका काम नहीं किया है। वांग को गुस्सा आता है। वो सारे पेपर सिपाही की टेबल पर जोर से रखती है और कहती है कि तुमने काम नहीं करा, क्या मेरे जाने के बाद तुम भी चली गई थी? लेकिन सिपाही वांग को भी कोई जवाब नहीं देती। इससे वांग को उस पर और गुस्सा आ जाता है। दूसरे सभी एम्प्लॉयज भी इन दोनों को देखने लग जाते हैं। वांग अब सिपाही को जबरदस्ती अपने साथ वेयर हाउस में ले जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश करी? तो सिपाही कहती है कि नहीं। वांग बोलती है कि फिर तुमने अपना काम क्यों नहीं करा, और अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें पहले एग्री भी नहीं करना चाहिए था। वांग बताती है कि मुझे वो पेपर्स आज बैंक में सबमिट करने थे और अगर आप टाउ मुझे इस बारे में पूछते हैं और कंपनी को लोन अप्रूव नहीं हुआ तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? वांग उसे धमकी देती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और मैं अपने ऊपर इसका ब्लेम नहीं लूंगी। वांग सिपाही से ये भी कहती है कि मैंने सुना था कि उस दिन तुमने जांग के साथ काफी इंजॉय और ड्रिंक शेयर की थी। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा? मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर देती हूँ कि तुम जब तक इस कंपनी की एम्प्लॉय हो तुम्हें इस कंपनी के लिए काम करना होगा और जल्दी से जल्दी ताऊ से माफी भी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो कंपनी को छोड़ देना। वांग की ये सारी बातें सुनकर सिपाही रोने लग जाती है। वांग सिपाही को चिढ़ाती है और कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को इस बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो क्या मैं जाकर उन्हें बताऊं? वांग वहां से जाने लगती है तो सिपाही उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं इजीली टारगेट हो जाती हूँ इसीलिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीक हूँ? अब वांग को गुस्सा आ जाता है कि सिपाही ने उसे थप्पड़ कैसे मारा, इसीलिए वो उसके साथ हाथापाई करने लग जाती है। जाओ जैसे ही ऑफिस में आती है तो उन दोनों की आवाज सुनकर वेयर हाउस में पहुंचती है। वो उन दोनों के झगड़े को रोकने की कोशिश करती है तो वांग जाओ पर भी हमला कर देती है। जाओ सिपाही को प्रोटेक्ट करती है और उसी की साइड लेती है। वांग की इस तरीके के बिहेवियर की वजह से जाओ पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। अब जाओ पुलिस स्टेशन में होती है। वो शिनयान को कॉल करके बताती है कि सिपाही की वांग के साथ लड़ाई हो गई। वांग का हस्बैंड भी वहां पर आया हुआ था। सिपाही डिसएडवांटेज में लग रही थी, इसीलिए जाओ चाहती थी कि वो भी वहां पर आ जाए। शिनयान ये बात सुनते ही तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए निकल जाता है। जाओ फिर सिपाही को बताती है कि मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे जाना होगा, इसीलिए मैंने शिनयान को कॉल करके बुलाया है। वांग शिनयान को बताती है कि सिपाही ने मुझे थप्पड़ मारा है। शिनयान अब वांग से पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो, क्या तुम इस मैटर को सेटल नहीं करना चाहती? वांग बोलती है कि मैं कंपनसेशन के बिना ही मान जाती, लेकिन सिपाही का एटीट्यूड तो देखो, वो मुझसे माफी तक नहीं मांग रही है। शिनयान अब वांग को पैसे देने लग जाता है तो सिपाही खड़े होकर वांग से माफी मांग लेती है। वांग भी मान जाती है। इसके बाद जब सिपाही एग्रीमेंट पेपर पर साइन करती है तो शिनयान उसके हाथ पर लगी चोट के निशान देख लेता है। शिनयान सिपाही का हाथ पकड़कर पूछता है कि तुमने लड़ाई क्यों की? फिर शिनयान पुलिस से पूछता है कि इन दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी। पुलिस बताती है कि सिपाही ने वांग का ओवरटाइम वर्क करने के लिए हाँ किया था, लेकिन बाद में उसने उसका काम नहीं करा। शिनयान सिपाही से पूछता है कि क्या तुमने उसका काम करने के लिए हाँ कहा था? तो सिपाही कहती है कि छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैंने माफी मांग ली है। शिनयान को गुस्सा आ जाता है। वो एग्रीमेंट पेपर को फेंक कर वांग को सिपाही से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वांग माफी मांगने से मना कर देती है। शिनयान कहता है कि तुमने ही सिपाही के साथ लड़ाई करी और उसे नुकसान पहुंचाया। लास्ट में वांग को भी सिपाही से अब यहाँ पर माफी मांगनी पड़ती है और फिर दोनों ही एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर आकर सिपाही शिनयान से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। शिनयान बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुम कोई गलती नहीं करती तो कभी भी माफी मत मांगना।
सिबई अब अपने ऑफिस जाने लग जाती है तो शिन्नान उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। शिन्नान बताता है कि तुम्हारे डैड का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ उनके बर्थडे में आने के लिए कहा है। तो सिपाही कहती है कि कोई भी बहाना देकर तुम उन्हें मना कर देना, लेकिन शिन्नान बताता है कि उसने प्रॉमिस करा है वो दोनों साथ में जाएंगे। सिपाही कहती है कि मैं सही वक्त देखकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी, और जब तुम फ्री हो जाओ तो घर आकर डिवोर्स एग्रीमेंट ले जाना, मैंने उस पर साइन कर दिए है। शिन्नान पुलिस स्टेशन से जाने लगता है तो उसकी नज़र उसी कार के टायर पर पड़ती है जिसके बारे में जैंग ने उससे पूछा था। शिन्नान उस कार की फोटोज क्लिक करके जैंग को सेंड कर देता है। आगे फान सिपाही को लेने के लिए आ जाता है और सिपाही उनके साथ कार में बैठकर ऑफिस जाती है। फान सिपाही से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर सिपाही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फान बताता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को मार सकती हो, और वांग इस मैटर से काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। वो चाहती है कि कंपनी इस बारे में स्ट्रिक्टली डिसीजन ले। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर अपने घर पर ही रहो, क्योंकि मुझे वांग को कंफर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो सिपाही कहती है कि इस मैटर में मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। फान बोलता है कि इसका सही और गलत से मतलब नहीं है। सिपाही पूछती है कि फिर मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है। फान कहता है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है। सिपाही फिर फान को पूरी बात बताती है और कहती है कि पनिशमेंट वांग को मिलनी चाहिए, लेकिन फान उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुमने पहले वांग को मारा था। सिपाही बोलती है कि मैंने उसे मारा था, लेकिन उसने भी मेरे साथ ऐसा किया और आपने ये बात नज़रअंदाज कर दी। सिपाही को अचानक से अफान की कार में वेविंग कैट दिखाई देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर सिपाही को ऐसा लगता है कि उस रात जब उसके साथ गलत हुआ था तो वो यही कार थी, और उसे फान पर शक होता है। वो डर जाती है और कार से उतरकर अकेले ही चली जाती है। आगे सिपाही कंपनी में होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। फिर टाओ से आकर कहती है कि फान तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। सिपाही डरते हुए वहां पर जाती है। फान उसे चेयर पर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं बैठती। फान अब उसे कहता है कि तुमने आज वांग के साथ लड़ाई करी थी, जिससे हमारी कंपनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, और कंपनी को इस बारे में एक्शन लेना ही होगा। मैंने तुम्हें स्मार्ट और ओबीडियंट समझकर हायर किया था। फान की ये सारी बातें सुनकर सिपाही को गुस्सा आने लग जाता है। फान फिर से उससे कहता है कि तुम्हें कंपनी से कुछ दिनों का ब्रेक ले लेना चाहिए और तुम्हें अब से काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सिपाही ऑफिस से चली जाती है। घर आकर वो गुस्से में अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म को फाड़ देती है और काफी ड्रिंक भी करती है। अगले सीन में जाओ शिन्नान की शॉप पर आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाओ और शिन्नान दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर वो उसे बताती है कि आज सिपाही को ऑफिस से निकाल दिया गया है। सिपाही अभी ठीक नहीं है, और मैंने भी थोड़ा बहुत तुम दोनों के बारे में सुना है। शादी के बाद तुम्हें अपनी शादी निभानी चाहिए थी। शिन्नान बोलता है कि अगर तुम मुझसे इस बारे में बात करने आई हो तो मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। जाओ बताती है कि सिपाही एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसी बात को लेकर सभी लोग मुझे ट्रोल किया करते थे। लेकिन उस वक्त सिपाही और नियान ने मेरी हेल्प करी थी, और सिपाही ने ही मुझे पढ़ने के लिए हौसला दिया था। तो ये भी बताती है कि सिपाही की मॉम ने उसे पहले से ही काम करने के लिए कह दिया था ताकि वो नियान को पढ़ा सके, लेकिन फिर भी सिपाही ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और घर वालों से अपनी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा नहीं मांगा। ग्रेजुएशन के बाद उसने दूसरी सिटी में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी मॉम ने उसे जाने नहीं दिया। और जब वो अपनी पढ़ाई करके वापस आई तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो सिविल सर्वेंट बने, और उसी के बाद से सिपाही चेंज होने लग गई। जाओ बोलती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उसके घर गई थी तो वो हमेशा से आर्ग्यूमेंट किया करती थी। वो हमेशा अच्छी जॉब ना मिलने की कंप्लेन भी करती थी। इसी वजह से उसे अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल पाया। जाओ इमोशनल होकर बोलती है कि मुझे सिपाही के लिए काफ़ी बुरा लगता है। उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में हार्डवर्क करा है वो सब बेकार चला गया। वो शिन्नान को समझाने की कोशिश करती है कि सिपाही अभी अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है। उसे किसी का सहारा चाहिए जो उसे सपोर्ट कर सके। शिन्नान उसे बीच में ही चुप कर कहता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। तो जाओ उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। शिन्नान बोलता है कि सभी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, और मैंने सिपाही को बहुत बार बोला है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करे, लेकिन उसने पहले ही अपनी लाइफ से हार मान ली, फिर कौन उसकी हेल्प कर सकता है। जाओ बोलती है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। सिपाही जब ड्रंक थी तो उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है, और क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश करी है। सिपाही हार नहीं मान रही है, उसके ऊपर बहुत ही बर्डन है, वो कोशिश भी कर रही है। क्या तुम्हें ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जाओ लास्ट में फिर ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें लगता है कि सिपाही चीजें हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम उसकी जगह पर होते तो क्या तुम उससे बेहतर कर पाते। शिन्नान को उसकी ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है।
रात में जब वो अपनी शॉप पर सो रहा था तो उसे पास्ट का सीन याद आता है जब वो और सिबाई स्कूल में हुआ करते थे। सिबाई स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी। शिनान उसे जाकर पूछता है कि क्या किसी पर्सन की किस्मत सच में बदली जा सकती है। तो सिबाई कहती है कि हाँ, अगर वो हार्डवर्क करता है तो ये पॉसिबल है कि उसकी किस्मत बदल सकती है। आधी रात को अब जैंग उसी कार वाले वीडियो की क्लिप लेकर शिनान के पास आता है और कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। सबसे पहले जैंग उस वीडियो की क्लिप दिखाता है जहाँ पर सिपाही के साथ गलत हुआ था और उस पर्सन की कार वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर फार्म्स होने की वजह से सिर्फ उस कार का टॉप पोर्शन ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद जैंग शिननैन को पहले ही क्लिप दिखाता है जिसमें सिपाही और जाओ दोनों ड्रंक होती हैं। सिपाही रोते हुए जाओ से यही बात कर रही होती है कि मुझे अपनी लाइफ सिर्फ उसी के साथ स्पेंड करनी है। शिनान इस क्लिप को बार बार देखता है और फिर जब एक कार इन दोनों को पिकअप करने के लिए आई होती है तो शिनान कंफर्म करके बता देता है कि ये वही कार है उस फार्म में खड़ी हुई थी। शिनान को पता चल जाता है कि शिबाई के साथ गलत हुआ था और उसे उसकी कही हुई बातें याद आने लग जाती है। और रात में ही सिबाई के ऑफिस के बाहर चला जाता है। मॉर्निंग में जैसे ही फान वहां पर आता है तो शिनान अपने कार से उतरकर फान के पास जाता है और उसे मारने लग जाता है। शिनान उससे पूछता है कि क्या ये कार तुम्हारी है, तो फान कहता है कि ये कार मेरी है। शिनान पूछता है कि क्या 9 अप्रैल को तुम ही ये कार ड्राइव कर रहे थे और क्या तुम इस सिपाही को फार्म की तरफ ले गए थे। फान और शिनान के बीच में हाथापाई होती है। इसके बाद फान खुद शिनान से बोलता है कि सिपाही ने सब कुछ अपनी इच्छा से करा था, वो ड्रंक थी और मेरी कार में बैठ गई। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे लाइक करती है और तुम उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो। सभी ने ये बात सुनी थी और वो इस बात को प्रूव भी कर सकता है। फान बोलता है कि अगर हम कोर्ट भी चले गए तो सही मैं ही साबित होऊंगा। शिनान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सिबा ये बात पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकती, इसीलिए तुमने उसे चूज करा और मैं जेल में तुम्हें वो सब लौटाने पर मजबूर कर दूंगा जो भी तुमने उसके साथ किया है। ऑफिस में एम्प्लॉयज जाओ को बताते हैं कि सिपाही के हस्बैंड ने फान को आकर मारा है। तुम सिपाही के काफी क्लोज हो, अब उसे दूर ही रहना। जाओ अब नियान को कॉल करके बताती है कि शिन्नान ने फान को मारा। नियान सिपाही के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है तो जाओ बताती है कि उसे कल ही ऑफिस से निकाल दिया गया था। नियान बोलता है कि मैं समझ गया और तुम फान को पुलिस रिपोर्ट कराने से रोकना। जाओ बोलती है कि मैं भला ये कैसे कर सकती हूँ। उसी वक्त नियान कॉल कट कर देता है। इधर शिन्नान फुल स्पीड में कार चला रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने सिपाही के साथ कितना गलत करा। वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लग जाता है। वो घर पर आता है, उसके पास भी कीज होती है जिससे वो दरवाजा ओपन करता है। सिपाही जैसे अपने रूम से बाहर आती है तो शिन्नान को हॉल में बैठा हुआ देखकर डर जाती है। सिपाही शिन्नान से पूछती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। वो जल्दी से घर का सामान ठीक करने लग जाती है ताकि शिन्नान को कुछ पता ना चले। शिन्नान उसे बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुमने कब से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। सिपाही बोलती है कि अभी से ही। शिन्नान पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा वर्कलोड है इसलिए मैं ड्रिंक करी थी और वैसे भी मैं अडल्ट हूँ। शिन्नान पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। सिपाही कहती है कि तुम यहाँ पर डिवोर्स पेपर्स लेने के लिए आए हो ना। फिर वो डिवोर्स पेपर्स लाकर उसके सामने रख देती है। शिन्नान पूछता है कि तुम अचानक से डिवोर्स के लिए कैसे एग्री हो गई, क्या तुम मुझे इसका रीजन दे सकती हो। सिपाही कहती है कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए था ना, इसीलिए मैं भी मान गई। शिनान उससे पूछता है कि 19 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। सिपाही टॉपिक चेंज करके वहां से जाने लग जाती है तो शिनान कहता है कि उस रात तुम्हारी कंपनी की ड्रिंकिंग एंगेजमेंट थी, तुम ड्रंक हो गई थी और जाओ और तुम दोनों फान की कार में थे। जाओ को ड्रॉप करने के बाद तुम्हें कैनोला फील्ड के अंदर ले जाया गया था और जब तुम्हें होश आया तो तुमने पुलिस को कॉल करा था, लेकिन उनके आने के बाद तुमने अपनी रिपोर्ट वापस क्यों ले ली। शिन्नान पूछता है कि आखिर इसके पीछे कौन था। सिपाही कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता है तो मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है और क्या अभी मैटर करता है वो कौन था। अब मैं पुलिस रिपोर्ट नहीं करूंगी। शिन्नान पूछता है कि क्या वो फान था। सिपाही कहती है कि मुझे याद नहीं। वो बताती है कि ड्रिंकिंग एंगेजमेंट में एक बॉस को ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, उन्होंने मुझे ड्रिंक को ऑफर दिया था। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी दी हुई ड्रिंक पी ली। उसके बाद मेरी मॉम ने हमारे डिवोर्स के बारे में कॉल करा था और हमारी बहस हुई जिस वजह से मैंने और ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। लास्ट में फान ने मुझे घर पर ड्रॉप करने के लिए कहा था। उसने मुझसे बोला था कि जब हम लगभग घर पर पहुंच गए तो मैंने कार से उतरने के लिए कहा था, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है।
अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं फील्ड्स के अंदर थी और मैंने पुलिस को कॉल करके अपने लिए जैकेट मंगवाया। शिनान बोलता है कि पुलिस और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, फिर ये बर्डन तुम अकेले क्यों उठा रही हो। सिपाही कहती है कि मेरे रिपोर्ट करने से लोग यही कहेंगे ना कि इसमें गलती मेरी ही है और ये कोई बिग डील नहीं है, मैं इस बात को भूल जाऊंगी। सिपाही डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत करा। शिनान उसे पेपर्स ले लेता है और पूछता है कि तुमने क्या गलत करा, तुम तो अपना काम करके घर पर आ रही थी। शिनान उसे पुलिस के पास लेकर जाने लग जाता है तो सिपाही जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम जब तक शांत रहेंगे तो ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। शिनान उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी आधी जिंदगी इस हादसे के बारे में ही सोचते रह जाओगी कि ये तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ और जिसने तुम्हें हर्ट करा है वो अच्छे से क्यों जिए और आखिर तुम इस तरीके से क्यों, लेकिन फ्यूचर में लोग तुम्हें बेकार ही समझेंगे। सिपाही कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे कहा है कि मुझे मेरी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शिनान बोलता है कि किस्मत को चेंज भी करा जा सकता है, तुम्हें बस एक बार जीतने की कोशिश करनी है। सिपाही कहती है लेकिन मैं कभी नहीं जीतूंगी, तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी कोशिश नहीं करी। मैंने बचपन में सोचा था कि हार्ड स्टडी करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ज़्यादा काम करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता था कि मुश्किल टाइम सिर्फ अभी के लिए ही है और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन एंड में मुझे दुख ही दुख मिला और आने वाला फ्यूचर भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सिपाही अपने अंदर ही कमियां निकालने लग जाती है और कहती है कि मेरे पास डिग्री है लेकिन फिर भी मेरी इनकम बहुत कम है और अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे जीत सकती हूँ। वो बोलती है कि मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह अच्छे से जीना चाहती हूँ, ना तो कोई लड़ाई झगड़े और ना ही किसी एक्सपेक्टेशन के। उसकी ये सारी बातें सुनकर शहनान उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुमने बाहर से तो कह दिया कि तुमने हार मान ली है, लेकिन अंदर से तुम गिव अप नहीं करना चाहती हो और अगर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलकर पुलिस को रिपोर्ट करो। शहनान जैसे ही सिपाही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है तभी नियान वहाँ पर आ जाता है। नियान कहता है कि जाओ ने मुझे बताया कि शहनान ने फान को मारा और तुम दोनों को आर्ग्यू करते हुए देखकर मैंने डोर नॉक नहीं करा था। नियान अब जब वहाँ से जाने लग जाता है तो शहनान उसे रोकता है। नियान कहता है कि पुलिस को बताने से भी हमारे जीतने की चांसेस बहुत ही लो हैं। शहनान को गुस्सा आ जाता है, वो नियान से बोलता है कि क्या तुमने अपनी सिस्टर से यही कहा था और क्या एक लॉयर ऐसी बात करता है। नियान बोलता है कि मैं सिपाही को हारा हुआ केस लड़ने नहीं दे सकता, तुम उसकी फैमिली नहीं हो इसलिए तुम उसका दर्द नहीं समझ सकते। नियान बोलता है कि सभी लोग सिपाही पर ही गलत उंगलियां उठाएंगे क्योंकि वो उस रात ड्रंक थी और सब यही कहेंगे कि उसने सेड्यूस करके किसी को फंसाया होगा। मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ, लेकिन अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो सिपाही से डिवोर्स ले लो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सिस्टर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सिपाही नियान से पूछती है कि क्या तुमने मुझे उस दिन हॉस्पिटल में देख लिया था, तो नियान हाँ बोलता है। सिपाही शिनदान से बोलती है कि वायलेंस से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। वो फिर से हार मान लेती है और कहती है कि मुझे अकेले वक्त बिताना है। फिर शिनदान और नियान को घर से बाहर निकालकर दरवाजा लॉक कर लेती है। उन दोनों के जाने के बाद वो काफी ज्यादा रोती है। शिनदान नियान से बोलता है कि तुम और तुम्हारी मॉम ये बात पहले से जानते थे, क्या सच में तुम एक फैमिली हो। नियानो से बोलता है कि सिपाही ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा क्योंकि उसे मैंने और मॉम ने रोका था, सारा ब्लेम हम पर है और वो वीक नहीं है। शिनदान कहता है कि मैं जानता हूँ सिपाही नहीं बल्कि तुम वीक हो, बचपन से लेकर अभी तक तुम सिर्फ उसे पैसे ही मांगते आए हो और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए लोन भी उसी ने लिया है। नियान कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। शिनदान बोलता है कि अगर तुम एक मैन की तरह जीते तो आज तुम्हारी सिस्टर इस जगह पर नहीं होती और अगर तुम अपनी सिस्टर से प्यार करते हो तो उसके लिए लड़ते और उसे जाकर कहते कि वो गलत नहीं है। शिनदान बोलता है कि मैं इतने सालों तक यही सोचता आया कि आखिर सिपाही की लाइफ ऐसी क्यों है, लेकिन अब जाकर मुझे समझ में आया कि ये सब उसकी पूरी फैमिली और मेरी वजह से है। नियान कहता है कि अगर अब मैं कहूँगा तो तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं सच में होप करता हूँ कि वो हमेशा से वही सिपाही रहेगी जिसे मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ। नियान बोलता है कि आज डैड का बर्थडे है, अगर तुम दोनों नहीं आ रहे हो तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। और फिर नियान वहां से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है और शिनदान अभी तक सिपाही के बेसमेंट एरिया में ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। जैसे ही सिपाही को कॉल लगाता है तो उसका फोन बंद आता है। वो घर जाता है तो टेबल पर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई थी। शिनदान को सिपाही वॉशरूम में बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कार में जाते वक्त वो बेहोशी की हालत में उसे बोलती है कि मुझे लड़ना है।
लेकिन जब भी मैं अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई मुझे सहने के लिए कह देता है। शिन्नान बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो सिपाही कहती है कि मैंने जीतने की बहुत कोशिश करी। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब सिपाही स्कूल में थी। वो स्टेज पर अपना द बेस्ट इज़ ऑलवेज येट टू कम पर स्पीच दे रही थी। इसके बाद सिपाही अपने घर पर होती है। उसे कल स्कूल जाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे अपने साथ स्टॉल पर हेल्प करवाने के लिए बोलती है। मॉम कहती है कि तुम्हें अपने ब्रदर के बारे में भी सोचना होगा। हमने उसकी स्कूल प्लेसमेंट की काफ़ी फीस भरी है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दोनों को अफोर्ड कर सके। सिपाही कहती है कि मैं अपनी स्टडीज ड्रॉप नहीं कर सकती हूँ, मुझे और पढ़ना है। तो मॉम कहती है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम्हारी वजह से डैड की जॉब जा चुकी है और तुम लकी हो कि तुम्हें अभी तक पढ़ने को मिला। सिपाही रोते हुए मॉम से पूछती है कि नियान पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। मॉम बोलती है कि क्योंकि वो लड़का है, वो अपनी इनकम फैमिली को देगा। सिपाही पूछती है कि फिर मेरी स्टडी का क्या होगा। मॉम बोलती है कि तुम एक लड़की हो और एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा ब्रदर ही फैमिली के लिए होप है। अगले सीन में सिपाही अपने मॉम के साथ उनके फूड स्टॉल पर हेल्प करवाने के लिए आई होती है। सिपाही के स्कूल फ्रेंड्स भी उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे तो ग्रेड्स बहुत ही अच्छे थे, पर तुमने ड्रॉप क्यों करा। लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। सिपाही की मॉम स्टार्टिंग से नियान की बहुत ज़्यादा केयर और लव किया करती थी और ये सब सिपाही भी देखती है। आगे सिपाही मिस्टर यांग के पास जाती है। यांग उसे बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम अब फिर से स्कूल जा सकती हो। यांग उसे पैसे देते हैं जो कि उसे फाइनेंशियल एड पर मिले थे। सिपाही के डैड यांग से बोलते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि सिपाही पढ़े, लेकिन इसकी मॉम को लगता है कि लड़कियों को स्टडी नहीं करनी चाहिए। सिपाही यांग से पूछती है कि ये पैसे मुझे किसने दिए, तो यांग बताते हैं कि डोनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद यांग सिपाही से पूछता है कि कॉलेज के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगी, तो सिपाही बताती है कि कॉलेज वाले लोन प्रोवाइड करवाते हैं और मैं पार्ट टाइम वर्क कर लूँगी। अब हम देखते हैं कि सिपाही दिन रात बहुत मेहनत करके पढ़ाई करती है। फाइनली उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। वो अपना सामान और एडमिशन लेटर लेकर कॉलेज जाती है और हमें 2013 का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी रूममेट्स को बताती है कि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई है। तभी सिपाही को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम घर वापस कब आ रही हो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर जॉब ढूंढ ली है। सिपाही कहती है कि आप मेरे लिए जॉब मत ढूंढो और कॉल कट कर देती है। अब सिपाही उसी कंपनी में टेम्परेरी वर्क किया करती थी। वो वहाँ पर सारे काम करती थी, कभी मना नहीं करती थी। इसीलिए कंपनी के मैनेजर मिस्टर ली उससे इम्प्रेस होकर कहते हैं कि मैं तुम्हें अब परमानेंट जॉब दे दूंगा। सिपाही अपने हॉस्टल आती है। मॉम सिपाही को मैसेज करती है कि तुम वहाँ पर इतने कम पैसों में काम कर रही हो, अपनी लाइफ की वजह से फैमिली को इग्नोर कर रही हो। अगले दिन अब जब सिपाही कंपनी में होती है तो उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो उससे मिलने के लिए अंदर जाने लग जाती है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती है और कहती है कि वो अभी मीटिंग में है। मॉम सिपाही को वहाँ पर देख लेती है, वो एक सर्वेंट की तरह काम कर रही थी। मॉम उससे कहती है कि क्या तुम्हें सिटी में यही जॉब मिली थी। सिपाही पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मॉम बोलती है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तुम्हें तो हमारी याद आती नहीं है, लेकिन हमें आती है। मॉम अब मीटिंग वाली रूम में जाकर सभी के सामने सीन क्रिएट कर देती है और कहने लग जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी में मेरी बेटी अकेली ये सब काम कर रही है। सिपाही अपनी मॉम को बाहर लेकर जाती हैं और कहती है कि मेरी जॉब परमानेंट होने वाली है। तो मॉम बोलती है कि मेरे साथ घर चलो और सपने देखना बंद करो, मैं आज पूरे दिन यही रहूंगी और जहाँ तुम जाओगी वहाँ पर तुम्हें फॉलो करूंगी। सिपाही मॉम के साथ जाने से मना कर देती है। तो मॉम फिर से मीटिंग रूम में जाती है और पूछती है कि यहाँ का बॉस कौन है। मैं सिपाही की मॉम हूँ और ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी ये जॉब छोड़ रही है। सिपाही के बॉस उसी वक्त उसे जॉब से निकाल देते हैं। वो उनके सामने रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन वो मानते नहीं। सिपाही जब अपनी रूम पर आती है तो उसकी लैंडलॉर्ड उसका सारा सामान निकाल कर बाहर रख देती है, क्योंकि उसने अभी तक रेंट पे नहीं करा था। उसके पास ना तो रहने के लिए जगह थी और ना ही ज्यादा पैसे थे। इसीलिए वो अपनी पूरी रातें गेमिंग कैफे में निकालती है। वो दूसरी बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू भी देती है, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल पाती। वो नाइट में अपना सारा सामान लेकर जा ही रही थी और वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाती है। प्रेजेंट में अब सिपाही हॉस्पिटल में एडमिट होती है। शिन्नान उसका हाथ पकड़कर रो रहा था। उसे पास का सीन याद आता है जब सिपाही एक रेस्टोरेंट में थी और शिन्नान उसे बाहर से देख रहा था। सिपाही की नजर जैसे ही शिन्नान पर पड़ती है तो वो अंदर आ जाता है। सिपाही स्माइल करके उसे हैंडशेक करती है और अपना नाम बताती है। वो भी उसे हेलो कहते हैं। प्रेजेंट में अब सिपाही को होश आ जाता है, जहाँ पर वो शिन्नान से सॉरी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से शिन्नान को ये सब देखना पड़ा। शिन्नान बोलता है कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन मैंने लाइट ऑफ होते हुए देखकर यही सोचा कि तुम ऑलरेडी घर पर ही हो और अगर उस दिन मैं तुम्हें कॉल कर देता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। सिपाही कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
ये एक एक्सीडेंट था और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सिपाही उससे बोलती है कि मैं पुलिस रिपोर्ट करवाना चाहती हूँ। शिन्नान बोलता है कि ठीक है, एक बार तुम्हें डिस्चार्ज हो जाने दो, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और इस बार तुम जीतोगी, हमें जस्टिस मिलेगा, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और किसी को भी तुम्हारे खिलाफ बोलने नहीं दूंगा, किसी को भी बुली नहीं करने दूंगा, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पर सिपाही के डैड की बर्थडे पार्टी की तैयारी हो रही थी। मॉम नियान को सिपाही को कॉल लगाने के लिए बोलती है। वो जैसे ही कॉल लगाता है तो पता चलता है कि सिपाही हॉस्पिटल में है। अब सभी लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। शिन्नान अपने फोन में उनकी क्लास का ग्रुप फोटो देख रहा होता है, जिसमें वो सिपाही की तरफ ही देख रहा था। सिपाही की फैमिली और जवाब हॉस्पिटल आ जाते हैं। डैड शिन्नान से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, तो शिन्नान बताता है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई थी। डैड उससे बोलते हैं कि तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, उसे इतनी ड्रिंक क्यों करने दी। अब सुबह हो जाती है। सिपाही की मॉम और जाओ उसके पास वही हॉस्पिटल में सो रहे थे। बाहर शिन्नान नियान से कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अजीब है। तुम लोगों ने घर पर कभी सिपाही का फेवर नहीं करा, लेकिन जब भी वो मुसीबत में होती है तो सभी लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि तुम उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो। ये सब करके भला किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। न्यान बताता है कि सिपाही के लिए हमारा लव रियल है, लेकिन हमारी फैमिली की सोच अलग है। जैसे कि मेरी मॉम उसकी बहुत केयर करती है, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा ही है कि वो मन को इस तरीके से ही जीना होता है। और तुम्हारा मानना है कि अगर सिपाही पुलिस में कंप्लेन करेगी तो उससे मुझ पर भी इफेक्ट होगा। ये बात सच है, लेकिन उसके लिए भी लोगों की तरह तरह की बात सुनना पॉसिबल नहीं होगा और पुलिस रिपोर्ट करवाना तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद सिपाही को बार बार स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। उसे वो पेनफुल मोमेंट बार बार याद आएगा। इसके बाद केस हारने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर इतना सैक्रिफाइस करे। शिन्नान पूछता है कि लोग जस्टिस क्यों चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस के बाद ही लोग अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी जस्टिस नहीं मिलता तो वो अपनी जिंदगी कैसे अच्छे से बिता सकते हैं। दूसरे लोग तुम्हारी सिस्टर को बुली करेंगे और तुम्हें कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी सिस्टर इस वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर लेगी। शिन्नान बोलता है कि सिवाय पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई है। उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा और वो अंदर से स्ट्रगल भी कर रही है। लेकिन अगर वो तुम्हारी तरह गिव अप कर लेगी तो बाहर से तो वो पीसफुल रहेगी, लेकिन उसका ये दर्द हमेशा उसके साथ ही रहेगा। शिन्नान न्यान से बोलते हैं कि तुम जैसे लॉयर को सिपाही की हेल्प करनी चाहिए ताकि उसे जस्टिस मिल पाए। हॉस्पिटल से न्यान को अब मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि सिपाही हॉस्पिटल से कहीं पर चली गई है। मॉम रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ाई कर रही थी कि तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी यहाँ से गायब कैसे हो गई। न्यान मॉम को शांत करता है। इसके बाद सभी लोग सिपाही को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सिपाही हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी तो उसकी मॉम उसे देख लेती है और रोक लेती है। सिपाही वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम जाने नहीं देती। मॉम बोलती है कि आखिर तुम इस वर्ल्ड में क्या करने की कोशिश कर रही हो। शिन्नान सिपाही से बोलता है कि अपनी मॉम को बता दो कि तुम कहाँ जा रही हो। सिपाही मॉम से बोलती है कि मैं पुलिस रिपोर्ट कराने जा रही हूँ। डैड सिपाही से पूछते हैं कि कौन सी रिपोर्ट, तो बताती है कि 9 अप्रैल की रात को मैं घर नहीं आई थी क्योंकि उस रात मेरे साथ गलत हुआ था। ये बात सुनकर डैड और साहब शॉक हो जाते हैं। मॉम सिपाही से कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लग जाती है। शिन्नान मॉम को रोकता है और सिपाही उनसे बोलती है कि मैं अपने लिए जस्टिस चाहती हूँ, इसीलिए पुलिस के पास जा रही हूँ। मॉम बोलती है लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी और कभी नहीं जाने दूंगी। सिपाही पूछती है कि क्यों, तो मॉम बोलती है कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो इससे क्या ही हो जाएगा, क्या तुम्हारी प्योरिटी वापस आ जाएगी और दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्या तुमने वो नहीं सोचा। सिपाही बोलती है कि इन लोगों की गॉसिप सुनने से मुझे दर्द होगा, लेकिन अगर अभी मैं कदम नहीं उठाती हूँ तो क्या मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शंस में दर्द होगा, फिर भी मैं चुप क्यों रहूं। मॉम बोलती है कि इसी तरीके से लाइफ तुम्हारी फीलिंग्स को दबा देगी और क्या तुमने हम सब के बारे में नहीं सोचा, लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे। जवान न्यान की अब शादी होने वाली है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचकर सेल्फिश हो रही हो। सिपाही कहती है कि क्या मैं सेल्फिश हूँ, आपको और डैड को मेरे बाद एक बेटा चाहिए था। उसके बाद आप लोगों ने मुझे 3 सालों के लिए विलेज में छोड़ दिया और जब डैड की जॉब छूट गई हम गरीबी में जी रहे थे तो मुझे बदकिस्मत होने का दोषी कहा गया। आप लोग चाहते थे कि नियान अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा नहीं मिला और ग्रेजुएशन के बाद मुझे अच्छी जॉब मिलने वाली थी, लेकिन आपने वहां पर आकर सीन क्रिएट कर दिया और मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वो मॉम से बोलती है कि सेल्फिश तो आप हो। जब मेरी शादी हुई तो आपने एक भी बार मेरे और शिन्नान के बारे में नहीं पूछा।
और अब जब नियान की शादी होने वाली है तो उसके लिए घर के पैसे भी आप मुझसे मांगने आई थी। अब मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। आप मेरे लिए कुछ करो या फिर मत करो, मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए। मॉम सिपाही से बोलती है कि तुम सेल्फिश हो, मैंने तुम्हें पैदा किया और बड़ा करा, तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा। सिपाही बोलती है कि मैं आप किसी से भी नहीं डरती हूँ और उस इंसान को जेल भेज कर ही रहूंगी। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी मानती हो तो मुझे जाने दो। ज्ञान अब सिपाही से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा और उसे सॉरी भी कहते हैं। वो बोलता है कि मैं सब कुछ जानता था, मैंने वो सब फील करा, लेकिन मैंने ये सब सोचने की कभी हिम्मत ही नहीं करी। मैं यही सोचता था कि अगर मैंने वो सब चीजें नहीं करी तो मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिए हुए बेनिफिट्स का मैं डिजर्विंग हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी कभी केयर नहीं करी। वो बताते हैं कि जब भी मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं उन चीज़ों से दूर भागा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि सिपाही तुम सही थी। वो बताते हैं कि मेरा टीचर ने मुझे कहा था कि लोग खुद इस दुनिया की बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कभी भी आसान रास्ता नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो इस पर चलना ही होगा। और अगर कोई अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ता तो कोई नहीं जान पाएगा कि क्या सही और क्या गलत। यानी उसे बोलता है कि रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, तुम गलत नहीं हो। सिवाय ये सुनकर उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो और शिन्नान उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। इधर सिपाही के मॉम डैड अभी तक हॉस्पिटल में ही थे। डैड मॉम से पूछते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों। मॉम बोलती है कि क्या आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हो, क्या आपने कभी अपने घर की चिंता करी थी। मॉम वहां से जाने लग जाती है तो डैड कहते हैं कि अगर सिपाही को कुछ भी हो जाता है तो तुम भी एक रेबिस्ट की तरह जिम्मेदार होती। मॉम बोलती है कि अब आप ओल्ड हो चुके हो, आप नियान और शिन्नान जैसे बोले कैसे हो सकते हो, आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही है। अब पुलिस स्टेशन चले जाने से हमारी बेटी की रेपुटेशन वापस नहीं आ जाएगी और अब से मैं सिपाही के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करूंगी। आप आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार हो जाना। ये तो सिर्फ शुरुआत है। डैड भी उसकी मॉम के कहने पर उसके साथ चले जाते हैं। अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। पुलिस उसे उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रही थी। वो उससे पूछती है कि आपको किस बारे में रिपोर्ट करवानी है, तो वो बोलती है कि मेरे साथ रेप हुआ था। बाहर शिन्नान और नियान उसका वेट कर रहे थे। नियान पूछता है कि क्या तुम्हें सिपाही की चिंता नहीं है, तो वो कहता है कि वो ब्रेव है। अब पुलिस सिपाही से पूछती है कि क्या आप फान पर ट्रस्ट करती हो, तो सिपाही कहती है कि हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और उसी ने मुझे जॉब पर रखा था। वो पुलिस को सब कुछ बताती है कि उसका माइंड क्लियर नहीं था क्योंकि वो ड्रंक थी और जब उसे होश आया था तो वो कार की पीछे वाली सीट पर सोई हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और कोई ओल्ड मैन उसके साथ गलत कर रहा था। पुलिस अब उसे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी तो सिपाही परेशान हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ कि वो इंसान जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे जेल हो जाए। पुलिस सिपाही से कहती है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे सवाल तुमसे पूछने पड़ेंगे। अगर तुम अभी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाती हो तो तुम्हारे आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा। सिपाही वो सारी बातें बताती हैं जो कि उस इंसिडेंट के दौरान उस पर्सन ने सिपाही से कही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जैनब जैसे ही सिपाही से सारी पूछताछ करके बाहर आता है तो उसे शिन्नान और नियान मिलते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जैंग को पता चल जाते हैं कि सिपाही शिन्नान की वाइफ है। इसके बाद पुलिस सिपाही को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि पुलिस ऑलरेडी तुम्हारे केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कार में जाते वक्त नियान सिपाही से कहता है कि मैं अपने मेंटोर मेंशिंग से बात करूंगा, वो हमें इस केस में हेल्प करेंगे। शिन्नान सिपाही से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो अपने मन में कहती है कि फाइनली मुझे अब ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा फ्यूचर अंधेरे में नहीं है। जिसके बाद जाओ सिपाही के साथ होती है, वो रोते हुए उसे सॉरी कहती है। जाओ कहती है कि मुझे उस रात तुम्हें घर नहीं भेजना चाहिए था। सिपाही बोलती है कि तुम भी लेडी हो, अगर उस रात वो मुझे पहले ड्रॉप कर देता तो आज मैं तुमसे माफी मांग रही होती। जो बोलती है कि लेकिन जब मैं कार से उतरी तो मैंने ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं करा था कि तुम ड्रंक हो। सिपाही कहती है कि मैं खुद अपने आप को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम भी अपने आप को ब्लेम मत करो। अब जाओ के जाने के बाद शिन्नान सिपाही के लिए खाना लेकर आता है। वो खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। अगले दिन पुलिस केस के सिलसिले में फान के ऑफिस में वो लोग उससे पूछताछ करने जाते हैं। पुलिस फान को वारंट दिखाती है तो वो कहता है कि जरूर आप लोगों से कोई मिस्टेक हुई है। इस पर पुलिस कहती है कि मिस्टेक हुई है या फिर नहीं, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होगा। फान बोलता है कि मैं कमिश्नर वान को जानता हूँ, मुझे उन्हें कॉल करने दो। तो जैंगो से उसका फोन ले लेता है। लिन फान से कहती है कि अगर आप हमारे साथ कॉपरेट नहीं करोगे तो हम भी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। फान आप कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का काम करना है। तो जैंग कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारा फ्री होने तक वेट करेंगे। उसकी नज़र फांग के ऑफिस में रखी हुई लॉ बुक्स पर पड़ी हुई थी। जैंग फान से पूछता है कि क्या आपको लॉ के बारे में पता है,
तो फान कहता है कि लॉ एक हथियार है, बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉ को एक हथियार के रूप में यूज करने की जरूरत है। जैंगो से बोलते हैं कि अगर आप जैसे सभी लोग लॉ के बारे में जान जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर्स का काम आसान हो जाएगा। फान अपटाओ को ऑफिस में बुलाकर कहता है कि मैंने इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं, जल्दी से इसे देख लो। इसके बाद पुलिस फान को अपने साथ ले जाती है। वहीं सिपाही हॉस्पिटल में सो रही थी, उसकी अचानक से डरते हुए नींद खुलती है। वो देखती है कि शिन्नान उसके पास सो रहा है। सिपाही अब कहीं पर जा रही थी तो उसकी मॉम उसे मिलती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस यहीं पर घूम रही हूँ। मॉम भी उसके साथ जाती है, लेकिन वो अभी तक उससे गुस्सा थी, इसलिए वो उससे कुछ कहती नहीं। वहीं हॉस्पिटल में दो लेडीज बात कर रही थी कि फोशिंग कंपनी के मैनेजर को पुलिस अपने साथ लेकर गई है और हमने ये भी सुना है कि एक वुमन के साथ कुछ गलत हुआ है। अब उन दोनों की ये बातें मॉम और सिपाही सुन लेते हैं। मॉम उसे अपने वार्ड में जाने के लिए बोलती है। सिपाही वार्ड में जाती है तो शिन्नान से कहती है कि मॉम मेरे लिए खाना लेकर आई हैं और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गई हैं, तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। शिन्नान बोलता है कि ठीक है, मैं शॉप पर जा रहा हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। इधर हम देखते हैं कि फान पुलिस कस्टडी के अंडर होता है, उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। वो पुलिस से बोलता है कि इस सब की क्या ज़रूरत थी, आपको तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी थी ना। पुलिस कहती है कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसके बाद लिन उससे पूछती है कि 9 अप्रैल की रात को फील्ड्स में जो कुछ भी सिपाही के साथ हुआ था क्या वो तुमने करा था। फान मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आपसे कोई गलती हुई है, आप क्यों ना सिपाही को यहाँ पर बुलाए, मैं उससे बात करूंगा। जैंग फान से पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। तो फान बताता है कि हम कलीग्स हैं, मैंने उसकी मुश्किल टाइम में हेल्प करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका ये अंजाम निकलेगा। फान बताता है कि सिपाही को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और उसकी पर्सनालिटी वाले हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते थे। सिपाही की कंडीशन बहुत ही खराब थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे पता था, इसीलिए मुझे उस पर दया आ गई और मैंने कंपनी में बात करके उसे जॉब पर रखवा दिया। इधर मॉम सिपाही के पास आती है और कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, चेंज कर लो, हम घर चल रहे हैं। वहीं जैंग फान से पूछता है कि क्या सिपाही को लोन की जरूरत थी और आपने उसके लिए फेक इनकम स्टेटमेंट भी बनवाया था। फान कहता है कि सिपाही ने मेरे पास आकर कहा था कि उसके भाई की शादी होने वाली है, उन्हें नए घर की जरूरत है। मैंने उसे बहुत बार समझाया भी था, लेकिन लास्ट में मैंने उसकी हेल्प कर दी। लेना फान से पूछती है कि तुम सिपाही की इतनी केयर क्यों करते हो। तो फान कहता है कि आप सही है, सिपाही का हस्बैंड भी मेरे बारे में यही सोचता है, लेकिन आप कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से जाकर पूछ सकते हो, मैं सभी को ऐसा ही ट्रीट करता हूँ, सिर्फ सिपाही की बात नहीं है। वो बताता है कि जैसे उस रात हमारी कंपनी का डिनर हुआ था, सभी गर्ल्स काफी ड्रिंक कर रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से सभी को रोकने की काफी कोशिश करी और जब 2 दिन पहले सिपाही की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने उसे उस दिन ऑफ भी दिया था। अब पुलिस फान को साइड में बिठा देती है। लिन जैंग से पूछती है कि हम फान से और सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो जैंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि फान का अभी दिया हुआ स्टेटमेंट पहले से ही बना हुआ था, और अगर उसने ऐसा किया होता तो उसके पास इसके लिए एकदम सही झूठ होता। लिन कहती है लेकिन हम अभी भी उसे छोड़ नहीं सकते। जैंग कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसे जाने दो, हमें इंतजार करना होगा। इधर हॉस्पिटल के बाहर मॉम सिपाही को लेकर घर जा रही थी। वो उसे गॉगल्स पहनने के लिए बोलती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। सिपाही को गुस्सा आता है, वो मॉम को वहीं पर छोड़कर खुद अकेले कार में बैठकर चली जाती है। जिसके बाद पुलिस फान के ऑफिस में पूछताछ करने जाती है। पुलिस स्टाफ से 9 अप्रैल वाले दिन के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उस दिन हमारी कंपनी में डिनर था, हमने जैंग को इनवाइट करा था क्योंकि हमारी कंपनी को उसका प्रोजेक्ट चाहिए था, इसीलिए हमने वो गैदरिंग रखी थी। जैंग बाकी सभी एम्प्लॉयज से भी पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी फान के बारे में कुछ गलत नहीं बताता। सभी यही कहते हैं कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। इधर से भाई अपने घर पर होती है। सभी लोगों को अब ये बात पता चल जाती है कि उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए सभी उसे मैसेज करके इस बारे में पूछने लगते हैं। शिन्नान सिपाही के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। वो उससे कहती है कि पुलिस आज लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सभी को मेरे बारे में पता चल चुका है। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल और मैसेज करके कंफर्ट करने की कोशिश करी। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, इसलिए शिन्नान उसे टेरेस पर लेकर जाता है। वो बोलता है कि मेरा स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने बहुत ही हार्ड टाइम देखा था। उस वक्त मेरी सैलरी भी बहुत ही लो थी और मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना करा। सीनियर एम्प्लॉयज़ मुझे बुली किया करते थे क्योंकि मैं छोटा और पतला था, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए घर आकर रोज़ 200 पुशअप्स किया करता था। इसके बाद मुझे बॉक्सिंग से लव हो गया और मैंने इंटरनेट से बॉक्सिंग सीखी। शिन्नान फिर से वही को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता है। सुबह बॉक्सिंग के जरिए अपने अंदर का सारा गुस्सा निकाल देती है। शिन्नान उससे पूछता है कि क्या तुम थक गई हो।
इसमें मेरी गलती है, मैं भूल गया था कि तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो, और उसे सॉरी कहता है। शिनान उससे पूछता है कि तुमने मुझ जैसे लड़के से शादी क्यों की, जिसे सिर्फ ड्रिंकिंग और बॉक्सिंग पसंद थे। तो सिवाई बोलती है कि तुमने भी मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करी, जो इंट्रोवर्ट और सिंपल दिखती है। शिनान बोलता है कि तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो। जो सिवाई कहती है कि तुम भी वर्कशॉप की बॉस हो। तो इस पर शिनान हंसने लग जाता है। सिवाई बोलती है कि मैं पहले अच्छी थी, लेकिन तुमने वो चीज़ नहीं देखी। मैं हमारे स्कूल की लिटरेरी स्कॉलर थी। अब सिवाई को ये नहीं पता होता कि सिवाई जिस स्कूल में पढ़ती थी, शिनान भी उसी स्कूल में था। इसके बाद शिनान सिवाई को उस सिटी में चलने के लिए बोलते हैं जहाँ सिवाई पहले जॉब किया करती थी। वो खुद ही कार ड्राइव करती है और शिनान उसके पास बैठा हुआ था। अगले दिन सिवाई सी के किनारे बैठी होती है। शिनान की जैसे ही नींद खुलती है तो वो उससे पूछता है कि क्या हम सिटी नहीं जा रहे हैं। सिवाई कहती है कि मुझे लगता है मैंने गलत हाईवे ले लिया और मैं बिना सिग्नल देखे ही कार ड्राइव कर रही थी। जब मैं थक गई तो मैंने कार यहीं पर रोक दी। वो बताती है कि कार में पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। इसके बाद वो दोनों फ्यूल स्टेशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सिवाय उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो शिन्नान बताता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। वो हमेशा से बाहर काम किया करते थे और घर पर बहुत कम आते थे। मैं अपने भाई और ग्रैंडफादर के साथ रहता था। विलेज के दूसरे बच्चे मुझे बुली करते थे। सिर्फ मेरा भाई ही मुझे प्रोटेक्ट करता था और मेरा भाई हमेशा से मुझे कहा करता था कि लाइफ बहुत ही पॉइंटलेस है। मैं उस वक्त काफी छोटा था और इस बात को नहीं समझता था। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। शिन्नान जब छोटा था तो अपनी मॉम से काफी रिक्वेस्ट किया करता था वो उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन उसकी मॉम कहा करती थी कि मुझे पैसे कमाने के लिए जाना होगा। वो उसे छोड़कर चली जाती है। प्रेजेंट में शन्नान सिबाई को ये भी सिखाता है कि अगर तुम्हें कोई बुली करे तो उसे किस तरीके से स्कोल्ड करना चाहिए। शन्नान कहता है कि जब हम कोर्ट में केस जीत जाएंगे तो वो वाला घर सेल करके यहाँ पर रहने आ जाएंगे। इधर फान अभी भी पुलिस कस्टडी में था। उसे अब गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिसर से कहने लग जाता है कि आपको जब मुझसे और सवाल नहीं पूछने तो मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है, मुझे यहाँ से जाने दो। अगले दिन अब टाओ सिबाई से मिलने के लिए आती है। टाओ से बोलती है कि हम कई सालों से एक साथ काम करते हैं और फान ने ही तुम्हें जॉब पर रखा था, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी फान को माफ कर दो। हम अकेले में मिलकर बात कर लेंगे। उन्हें जेल में रखने का कोई भी फायदा नहीं है। इससे हमारी कंपनी और तुम्हारी बेइज्जती होगी। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रही हो तो कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। जब ये बात फैल जाएगी तो लोग तुम्हारे हस्बैंड को किस नजरिए से देखेंगे और जाओ को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। सिबाई टाओ से कहती है कि तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तो टाओ कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। सभी उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे इतने क्लोज नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। जब एक बार क्रिमिनल केस ओपन हो चुका है तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि इसे ड्रॉप किया जाए, और तुम इस बारे में फ्यूचर में कभी मेरे से बात मत करने के लिए आना। रात में आप शिन्नान सिबाई से कहता है कि आज मैं यहीं पर सो रहा हूँ। इसके बाद सिबाई बेड पर और शिन्नान फ्लोर पर सो जाता है। सिबाई उससे पूछती है कि हमारी शादी से पहले क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो शिन्नान मना कर देता है। सिबाई पूछती है कि क्या किसी को पसंद करते थे। वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे पसंद करता था या फिर नहीं, लेकिन एक है जिसके साथ मैंने कभी साथ रहने का सोचा था, पर मैं हमेशा से चाहता था कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। दूसरी तरफ लिन जैंग के पास फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेकर आती है। वो बताती है कि सिबाई की फिंगर नेल से इसके टिश्यूज मिले थे वो फान के डीएनए से मैच होता है। इस बारे में पुलिस फान से पूछने के लिए जाती है तो फान कहता है कि इसमें मेरी गलती है, क्योंकि सिबाई चाहती थी कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करूं, और सिबाई के हस्बैंड को भी हमेशा से यही लगता था कि हम दोनों के बीच में कुछ है। फान बताता है कि जाओ को घर छोड़ने के बाद में सिबाई को घर छोड़ना चाहता था, लेकिन सिबाई ने मुझसे कहा था कि वो खुश नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इसीलिए वो कहीं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाना चाहती है। इसलिए मैं उसे फ्लावर फील्ड्स में लेकर गया था। वहाँ पर सिबाई ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। पुलिस पूछती है कि क्या उस वक्त सिबाई ड्रंक थी या फिर सोबर। तो फान बताता है कि वो सोबर थी। उसके बाद सिबाई ने मुझसे पैसे भी मांगे थे। ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सिबाई ने मुझे धमकी दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो पुलिस कंप्लेन कर देगी। लिन पूछती है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। तो फान बताता है कि हम दोनों की फैमिलीज थी, मैंने शर्मिंदगी के कारण ये बात नहीं बताए। लिन कहती है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, फिर भी तुम ये सब मानने से इनकार कर रहे हो। फान कहता है कि मैंने सारी बात आपसे सच की है और आप सिबाई को यहाँ पर बुलाकर पूछ सकते हो। लिन जैंग से बोलती है कि पूछताछ आदि हो चुकी थी और आप फान को फांसी पर लटका कर छोड़ना चाहते थे।
मुझे आपकी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जैंग उससे कहता है कि ऐसे टेम्पर के साथ तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती हो। लिन बोलती है कि फान एक बहुत ही बेकार इंसान है, तो जैंग कहता है कि इस वक्त तुम्हारा ये वर्क एटीट्यूड एक प्रॉब्लम है। और क्या तुमने पहले डिसाइड कर लिया है कि फान एक क्रिमिनल है? फैसला आने से पहले हम सिर्फ उस पर शक ही कर सकते हैं। अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जॉब छोड़ सकती हो। लिन बोलती है कि सभी से ये गलतियां होती है। आपको भी शिननान को फोटोज और वीडियोस दिखाने के लिए डांटा नहीं गया था। तो जैन कहता है कि मैं उस वक्त पूरी तरीके से अनजान था और अपना पर्सनल काम कर रहा था। लिन अपनी गलती मान लेती है। इसके बाद जैंग लिन को नया सबूत ढूंढने के लिए बोलता है। वो कहती है कि क्यों न सिबई के नशे में होने की गवाही को सबूत के तौर पर यूज किया जाए। और सिबई उस रात सोबर नहीं थी, इसीलिए फान का यह दावा सही नहीं है कि सिबई ने उसे बहकाया था। जैंग कहता है कि ड्रंक होना ही तो बहुत ही कमजोर सबूत है। लिन बोलती है कि जाओ ने कहा भी था कि सिबई उस रात अपसेट थी। जैंग लिन से कहकर फिर से सिबई को बुलाने के लिए बोलता है ताकि वो उसका स्टेटमेंट ले सके। आगे सिबई पुलिस स्टेशन में होती है। लिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा काम के अलावा फान से कोई रिश्ता है? सिबई मना करती है और बताती है कि फान के लिए वो थैंकफुल भी है क्योंकि वो पब्लिकली मेरी केयर करता था और उसी ने मुझे काम पर रखा। वो ये भी कहती है कि फान ने मेरी लोन अप्रूव कराने में भी हेल्प करी थी। जैंग फिर उससे पूछते हैं कि क्या ये इंसिडेंट होने के बाद तुमने फान को कॉल करा था? सिवाय बोलती है कि मैंने लीव लेने के लिए उसे कॉल करा था। ओनी ये भी बताती है कि मैं इतनी ड्रिंक पहले कभी नहीं किया करती थी। अगले दिन शन्नान सिवाय को बताता है कि मेरे एक फ्रेंड को बुक कीपर की जरूरत है, वो सैलरी कम देगा, क्या तुम वहाँ पर काम करना चाहती हो? सिबाई हाँ कह देती है तो शिन्नान उसे इंटरव्यू के लिए गुड लक कहता है। सिबाई अपना इंटरव्यू देने के लिए वाटर प्लांट पहुंच जाती है। वहां पर शिन्नान का चाइल्डहुड फ्रेंड दाचुआन आता है। सिबाई अपना रेज्यूमे डायरेक्टर को जाकर देती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सिबाई पहले कंपनी में अकाउंटेंट का काम किया करती थी तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कंपनी में कुछ था। वो कहता है कि मैंने सुना था कि एक लड़की ड्रंक थी और उसके साथ गलत हो गया था। डायरेक्टर को याद आ जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सिपाही है। दाचुआन डायरेक्टर से कहता है कि इसका सिपाही से कोई भी लेना देना नहीं है। सिपाही दाचुआन से बोलती है कि मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वहां से चली जाती है। डायरेक्टर दाचुआन से कहता है कि तुम बिना किसी को चेक करे अंदर कैसे आने दे सकते हो। फिर वो सिपाही का रिज्यूमे फेंक देता है। जाते वक्त दाचुआन सिपाही को रोक कर कहता है कि मैंने भी इस मैटर के बारे में बहुत सुना है। मैं एक आउटसाइडर हूँ, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि शिन्नान और मैं साथ में बड़े हुए थे। शिन्नान एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अगर तुम दोनों साथ रहते हो तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि दो आदमी शिन्नान की शॉप पर आते हैं और ब्लेम लगाते हैं कि उसने उनकी कार का पंचर सही से नहीं निकाला। शिन्नान उन्हें बताता है कि पहले जहाँ पर हमने पंक्चर निकाला था इस बार वहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पर है। फिर दोनों आदमी टायर सही करवाने के लिए शिन्नान की शॉप पर ही रखकर चले जाते हैं। तभी सिपाही वहां पर आती है। वो उसे इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताती। शॉप पर जो दो आदमी आए हुए थे वो सिपाही को देखकर बातें कर रहे थे कि क्या ये वही है हमारे चैट ग्रुप वाली लड़की। जाते वक्त उन्हीं दो आदमियों की जिनसे बहस हो जाती है। शिन्नान को उन पर काफी गुस्सा आता है और उन्हें मारने के लिए चला जाता है। जिन और सिपाही शिन्नान को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वो दोनों आदमी शिन्नान को धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। शिन्नान सिपाही से बोलता है कि उनकी बातों को अपने दिल पर मत लेना और ज्यादा सोचना मत। अगर कोई भी ऐसी बकवास करे तो और अपने कान बंद कर लेना। एक बार जब हमारा केस खत्म हो जाएगा तो हम इस जगह को छोड़ देंगे। इसके बाद सिपाही शिन्नान और जिन तीनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। शिन्नान सिपाही से इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो सिपाही कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। सिपाही फिर शिन्नान से पूछती है कि यहाँ पर इतनी सारी बुक्स कैसे पड़ी हुई है। जिन सिपाही को बताता है कि शिन्नान ये बुक्स खरीदता है। शिन्नान बोलता है कि जब मैं अपने काम से बोर हो जाता हूँ तो बुक्स रीड किया करता हूँ। जिन बोलता है कि शिन्नान एक कल्चर्ड मैन है, तुम इसे अच्छी तरीके से नहीं जानती हो। इस बात से सिपाही को बुरा लगता है तो जुन कहता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है इसे समझाने के लिए। फिर सिपाही के पास कंपनी से कॉल आता है तो उसे वहां पर बात करने के लिए बुलाया जाता है। जुन सिपाही से बोलता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। सिपाही शिन्नान से कहती है कि मैं वहां पर जाऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या कहेंगे। शिन्नान मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो सिपाही को एक बाइक दिखाता है और कहता है कि शादी से पहले मैं इसे चलाया करता था, लेकिन शादी होने के बाद मैंने इसे रख दिया क्योंकि मुझे चिंता थी कि तुम उसे डेंजरस समझोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस पर राइड पर चलो। शिन्नान अपनी उसी बाइक पर सिपाही को बैठाकर उसे कंपनी लेकर जाता है।
वो उसे पूछता है कि क्या तुमने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। सिबई उसे अपना फ़ोन दिखाती है। शिन्नान कहता है कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो सिबई कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो फिर कंपनी में जाती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे फ़ान के ऑफिस में लेकर जाती है। ऑफिस में जाते वक्त सभी एम्प्लॉयज़ की नज़र सिबई पर ही थी। वो फ़ान के ऑफिस में पहुंचती है। वहाँ पर टाओ, मिस्टर जाओ और फ़ान की वाइफ शुहुई भी होती है। टाओ यहाँ पर शिवई को पैसे दिखाती है और कहती है कि इससे आसानी से तुम्हारा लोन पास हो जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। वो लोग सिपाही से कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई और रिक्वेस्ट है तो हमें बोलो, कंपनी तुम्हारी हेल्प करेगी। सिपाही बोलती है कि तो क्या ये आपका कंपनसेशन था। टाओ सिपाही से कहती है कि एक बार पैसे लेने के बाद तुम सारी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन कर देना। सिपाही पूछती है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन। तो टाओ कहती है कि तुम्हारी वजह से फान पर इल्जाम लगा है, जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है। सब तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बुलाकर शांति से बात करने को कहा। सिपाही बोलती है कि क्या फान ने आप लोगों से कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है। इस पर जाओ कहता है कि अगर तुम इतने पैसों से खुश नहीं हो तो हम और बढ़ा देंगे। ये सुनकर सिपाही चिल्लाकर उसे बोलती है कि आपको क्या लगता है, क्या मैंने फान को फंसाया है। तब टाओ बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे और फान के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। सिपाही बोलती है कि कौन सी गलतफहमी, मैंने नहीं, पुलिस ने फान को अरेस्ट करा है, इसलिए ये बात पुलिस से जाकर कहना। शोई भी सिपाही से कहती है कि दिखावा करना बंद करो और अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सिपाही बोलती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि कंपनी फान के साथ क्या एक्शन ले वो मुझे पता चले। शोहोई को सिपाही पर गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद टाओ सिपाही से अकेले में बात करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, कंपनी को नहीं पता है कि क्या हुआ है, इसलिए सच जानने से पहले फान के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। सिपाही कहती है कि वो फान को सजा नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुझे पैसे देकर अपना स्टेटमेंट वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। टाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम मुझे सच बता सकती हो। तो सिपाही कहती है मैंने एक एक वर्ड सच कहा है। टाओ बोलती है कि ये सब करने से तुम्हारा ये जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि तुम्हारा रेप हुआ है। टाओ बोलती है कि अब बस यही एक रास्ता है कि तुम माफी मांगकर फिर से कंपनी ज्वाइन कर लो। सिपाही बोलती है कि मैं ये सिटी छोड़कर चली जाऊंगी। तो टाओ बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, उन्हें भी सफर करना होगा, तुम इतनी सेल्फिश मत बनो। टाओ फिर से सिपाही को पैसे देती है और कहती है कि इसे ले लो, नहीं तो तुम खुद को और दूसरों को हर्ट करोगे। सिपाही उन पैसों को टेबल पर फेंक देती है और कहती है कि मैं इनजस्टिस एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो बोलती है कि मैं अपने आप को पेन में और मेरे दोषी को इस तरीके से फ्रीली घूमते हुए नहीं देख सकती। तो टाओ कहती है कि तुम्हारा रास्ता बहुत ही मुश्किल है। सिपाही बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन किसी न किसी को तो इस पर चलना ही होगा और तुम मुझे डरा सकती हो, लेकिन अगर तुमने जाओ को जॉब से निकाला तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं ऑनलाइन आकर सभी से कह दूंगी। सिपाही अपने फोन रिकॉर्डिंग फिर ताओ को दिखाती है और कहती है कि मैं इसे वायरल कर दूंगी कि तुम एक विक्टिम को कैसे अपने बयान से मुकरने पर मजबूर करने की कोशिश करे। बाहर सभी एम्प्लॉयज भी सिपाही की बातें सुन रहे थे। सिपाही कहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं हार नहीं मानूंगी और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस वर्ल्ड में ट्रस्ट और जस्टिस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। टाओ सिपाही से फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन सिपाही कैसे भी करके वहां से भाग जाती है। शिन्नान उससे पूछता है कि तुमने वहां पर क्या करा। तो सिपाही बोलती है कि उनकी इंसल्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे डराने की कोशिश करी थी। सिपाही शिन्नान से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो शिन्नान बताता है कि सेलिब्रेट करने, क्योंकि सिपाही फाइनली अब बड़ी हो रही है। सिपाही कंपनी वाली पूरी बात शिन्नान को बताती है। तो शिन्नान पूछता है क्या तुम डर गई थी। सिपाही कहती है कि अब मैं पुरानी वाली सिपाही नहीं हूँ, नई वाली सिपाही हूँ और किसी से भी नहीं डरती। वो बोलती है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत से लोग अच्छे इंसान के बजाय बुरे इंसान को ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शिनन बताता है कि तुम्हारी कंपनी में लोग अपनी प्रोफाइल के लिए फान की साइड ले रहे हैं। सिपाही उससे पूछती है कि तुम मेरी साइड क्यों हो। तब उसे उसकी पहले की कही हुई बात याद आती है, जब उसने कहा था कि वो पहले से किसी को पसंद करता था। सिपाही बोलती है कि मुझे पता है, आगे चाहे जो भी हो तुम मेरा साथ दो और मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि मैं ये सब खुद अकेले भी हैंडल कर सकती हूँ, अकेले रह सकती हूँ। तुम्हें हर जगह मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिबा शिन्नान को डिवोर्स फाइनल करने के लिए भी कहती है, तो शिन्नान कहता है कि मैं उसे फाइनल नहीं करना चाहता। सिबाई बोलती है कि तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ करा है, मैं तुम्हारे लिए बर्डन नहीं बनकर रहना चाहती हूँ। शिन्नान बोलता है कि मुझे पता है मेरे बिना तुम सब कुछ कर सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। सिबाई पूछती है कि क्यों, तो शिन्नान कहता है क्या सच में मैं जोर से चिल्लाकर कह दूँ। रात में आप सोते वक्त
सिवाई शिन्नान से पूछती है कि मेरे अंदर कौन सी गुड क्वालिटीज हैं। तो शिन्नान उसको उसकी सारी गुड क्वालिटीज काउंट करवाने लग जाते हैं और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। जिसके बाद जाओ और शोही साथ में होते हैं। जाओ टाओ से कॉल पर कह रहा होता है कि चिंता मत करो, इस ग्रुप की रेपुटेशन खराब नहीं होगी। शोही पूछती है कि क्या हुआ, तो जाओ बोलता है कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए सिपाही के बिहेवियर से, वो इस मैटर को आगे बढ़ाने जा रही है। जाओ बताते हैं कि अगर एक बार फान दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी और कोई भी उससे बचा नहीं पाएगा। और सिपाही ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रही है। शोही कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ये सब क्यों कर रही है, मुझे बस फान पर ट्रस्ट है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। इस वक्त हमें यहाँ के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर करना होगा। सिपाही को मैं बता दूंगी कि बॉस कौन है। तो जाओ उसे शांत रहने के लिए कहता है कि तुम अपनी पर्सनल इश्यूज की वजह से हर किसी को अपने साथ नीचे नहीं खींच सकती हो। शूही फान से कहती है कि इसका क्या मतलब है और आप मुझे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। इतने सालों तक आपकी कंपनी को फान ने ही संभाला था, उसने आपके लिए सब कुछ करा है, कम से कम आपको उसके एफर्ट्स के लिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। सब बोलता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से फान ने यही एक काम नहीं किया है। शूही बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, और फान अगर ये केस जीत जाता है तो आपको सिपाही को कंपनी से निकालना होगा, और अगर सिपाही केस जीत जाएगी तो फान को निकाल दोगे। जाओ शूही को समझाता है कि मैं फान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। शूही बोलती है कि फिर तुम्हें फान को बचाना होगा। इसके बाद जाओ सिटी की बेस्ट लॉयर मैंगशिन को बुलाता है। मैंग उन्हें बताता है कि फान ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया है कि वो सिपाही के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन फान ने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और ये सब कुछ सिपाही ने उसे करने के लिए कहा था। शूही कहती है कि आप पैसों की चिंता मत करना, अपनी बेस्ट टीम हायर करो, मैं भी देखती हूँ कि सिपाही कब तक झूठ बोलेगी। मैंग उनसे पूछते हैं कि क्या आप प्राइवेट में सिपाही से मिले थे और उसे पैसे देने की कोशिश करी थी, ये सब करने की वजह से हमारे केस पर असर हो सकता है। शूही कहती है कि ये मेरा ही आइडिया था, इसका फान से कोई भी लेना देना नहीं है और वो इसकी वजह से जेल नहीं जा सकता। मैंग कहता है कि मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन याद रहे अब से आज सिर्फ मुझसे ही कांटेक्ट रखना। शोई पूछती है कि आप केस जीतने के लिए कितने कॉन्फिडेंट हो, तो वो कहता है कि कोर्ट में साबित करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि फान को एक्सटेंडेड डिटेंशन के अंदर रखा हुआ है। इस वक्त आप लोगों को भी शांत रहना होगा, आप लोगों को कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी हो सकता है वो करूँगा। इसके बाद मैंग अपनी लॉ फर्म में होता है तो नियान मैंग के पास जाकर कहते हैं कि क्या अब आप एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करेंगे। फान ने मेरी सिस्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी है और आप उसी की हेल्प क्यों कर रहे हैं। मैंग बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन जाओ हमारी पुरानी क्लाइंट है और फान उन्हीं का ब्रदर इन लॉ है, मुझे इस केस के पीछे का सच जानना ही होगा। नियान बोलता है कि तो आपका क्या मतलब है, क्या मेरी सिस्टर झूठ बोल रही है, मुझे पता है कि आप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। मैंग नियान को बोलता है कि शांत होकर सोचो, अगर मैं ये केस नहीं लेता तो कोई और लेता। नियान उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर आपने उनका केस क्यों लिया, मैंने सिपाही से कह दिया था कि आप सिटी के बेस्ट लॉयर हो। मैंग नियान की एक भी बात नहीं सुनता और उसे कुछ दिन ऑफ पर चले जाने के लिए कह देता है। तो नियान कहता है कि मैं खुद ही इस लॉ फर्म में काम नहीं करना चाहता। वो मैंग से ही कहकर चला जाता है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए बेस्ट लॉयर हायर करूंगा और अब हम कोर्ट में मिलेंगे। आगे दाचुआन शिन्नान से मिलने के लिए उसकी शॉप पर आता है। वो उसे कहता है कि मैं गुआई और गांग के साथ लंच पर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। शिन्नान भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। आगे सिपाही कहीं पर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात फिर से शूही से होती है। वो सिपाही से बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सिपाही बोलती है कि मैंने पहले ही लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था कि मैं किसी भी हालत में केस विड्रॉ नहीं करूंगी, इसलिए अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। शूही बोलती है कि मुझे माफी मांगने के लिए प्लीज एक चांस दो। इधर शिन्नान अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर होता है। सभी शिन्नान को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करते हैं, वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे काम पर जाना है, इसलिए मैं टी पी लूंगा। नाचुन अब शिन्नान से बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के गुजरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था भले ही तुम और शिन्नान रियल सिबलिंग्स नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों को रियल सिबलिंग की तरह एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। वही शिन्नान से बोलता है कि हम सब फैमिली है और हमें भी सिपाही के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सुना था। अगर तुमको कोई परेशानी है तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। इधर शूही सिपाही से कहती है कि मैंने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड निकाल लिया है। वो बताती है कि शादी के बाद मेरे भी बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन आईवीएफ की हेल्प की मदद से मैंने वेनविन को जन्म दिया। इसके बाद शूही सिपाही को वेनविन की पिक्चर दिखाने लग जाती है और कहती है कि अगर फान को जेल हो गई तो हमारी फैमिली का क्या होगा।
अगर वैन को पता चल जाएगा कि वो एक रेपिस्ट की बेटी है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और सभी लोग उनकी इंसल्ट करेंगे। शुगुई कहती है कि हम इस केस को बहुत से तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे तुम अपनी कंडीशन बताओ। सिबई बोलती है कि तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी खराब होगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का क्या? और मेरी कंडीशन को तुम पूरा नहीं कर सकती हो। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे दोषी को सज़ा मिले। शुगुई कहती है कि लेकिन तुम मेरी इनोसेंट बेटी को क्यों हर्ट करना चाहती हो? तो सिबई कहती है कि तुम्हें वहाँ से जाकर कहना चाहिए। सिबई वहाँ से जाने लगती है तो शुगुई घुटनों पर बैठकर सिबई से माफ़ी मांगती है। सिबई बोलती है कि अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझे कहती कि मैं उस क्रिमिनल को छोड़ दूं? मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करती और यही मेरा भी जवाब है कि मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूंगी। अगले सीन में शिन्नान कार ड्राइव करते हुए सिबई को कॉल लगाकर पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बोलती है कि मैं घर पहुंचने ही वाली हूँ। शिन्नान बोलता है कि मैं भी जल्दी घर पर आने वाला हूँ। वो जैसे ही सिबई को देखता है तो उसे हक कर लेता है और पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी ऐसी मुश्किल लाइफ जी है। सिबई बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पूछने के बाद मेरे लिए लाइफ इजी हो गई है। वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे बर्डन शेयर करूंगा और इमोशनल होकर फिर से उसे हक कर लेता है। आगे जाओशो और नियान बाहर डिनर के लिए आए होते हैं। जाओशो नियान से पूछती है कि तुम आज मुझे डिनर पर क्यों लेकर आए हो, क्या तुम्हें बोनस मिला है? नियान बताता है कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है क्योंकि मेरा ही मेंटर फान का लॉयर बन गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं न्यू जॉब जरूर ढूंढ लूंगा, बस तुम ये बात मेरे पेरेंट्स को मत बताना। साउशू बोलती है कि क्या हुआ अगर तुमने रिजाइन कर दिया? सिपाही ने पास्ट में तुम्हारी कितनी हेल्प की थी और अब हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगले दिन सिपाही और शिन्नान जैसे ही बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो किसी ने उनकी वॉल पर सिपाही के बारे में कुछ लिखा होता है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। शिन्नान जब अपनी शॉप पर जाता है तो वहां पर भी यही सब कुछ लिखा हुआ था। सभी लोग सिपाही को मैसेज भी करते हैं कि इनोसेंट बनने का दिखावा मत करो, तो मैंने उस रात शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और फान को सिड्यूस कर रहा था। इसके बाद फिर से कोई सिपाही और शिन्नान के घर की वॉल पर कुछ लिखने के लिए आता है और शिन्नान उन्हें पकड़ लेता है। शिन्नान उन्हें पकड़कर बहुत मारता है और पूछता है कि तुम लोगों को ये सब करने के लिए किसने हायर किया। सिपाही अब ये सब लिन को बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। लिन बोलती है कि तुम इन सारी चीजों पर ध्यान मत दो। आज के बाद अगर शो हुई या फिर उसकी साइड से कोई भी तुमसे बात करने के लिए आए तो तुरंत तुम हमें इन्फॉर्म करना। अगले दिन शिन्नान की शॉप पर मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो से चेकिंग पर आते हैं। वो शिन्नान को बताते हैं कि हमें किसी ने शिकायत की है कि आप गलत मटेरियल यूज करते हो। सारी चेकिंग करने के बाद वो लोग शिन्नान से बोलते हैं कि हमें आपकी शॉप पर कुछ भी गलत मटेरियल नहीं मिला है, लगता है किसी ने गलत शिकायत करी है। अब सिपाही शिन्नान से कॉल पर बात करते हुए घर जा रही होती है तो एक आदमी गाड़ी पर से उसे टच करके चला जाता है। सिपाही चिल्लाती है तो शिन्नान पूछता है कि क्या हुआ। सिपाही उसे झूठ कह देती है कि मेरा पैर स्लिप हो गया था रात में अब कुकिंग करते वक्त। शिन्नान सिपाही से कहता है कि हमें अपना घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। शिवाई बोलती है कि लेकिन इससे तुम्हें जॉब पर आने जाने में टाइम वेस्ट होगा और वहाँ पर हमें ज्यादा रेंट भी देना होगा। शिन्नान बोलता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो। सिवाई बोलती है कि लेकिन मुझे यहीं पर रहना पसंद है, इसीलिए शिन्नान वहीं पर रहने के लिए मान जाता है। अगले सीन में जैंग और लिन शुई के पास जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि शिवाई ने रिसेंटली उसे और उसकी फैमिली को परेशान करने की रिपोर्ट लिखवाई है। शुई कहती है कि क्या वो मुझे इसका अपराधी मान रही है, क्या उसके पास कोई सबूत है। लिन बोलती है कि हमें आपको यहाँ पर रिमाइंडर देने के लिए आए हैं। तो शुई कहती है कि आपको मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, मेरे लॉयर ने बहुत पहले ही मुझे ये बात समझा दी थी। फिर जैंग शुई को फान के फ्रेंड्स के बारे में पूछता है जिससे वो क्लोज था। वो कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ और मैं फान की कंपनी में भी नहीं जाया करती, इसलिए मुझे उसके फ्रेंड्स के बारे में नहीं पता। जैंग उसे कहता है कि अगर तुम किसी को भी जानती हो जो किसी भाई को डराने की कोशिश कर रहा हो तो उसे ये सब करने से मना कर देना, वरना हम उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। शुई कहती है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। उसी वक्त वैन बाहर आ जाती है और पुलिस से कहने लग जाती है कि आप मेरे डैड को तो लेकर चले गए हो, मॉम को मत लेकर जाना। रात में अब सिपाही और शिन्नान दोनों को नींद नहीं आ रही थी। सिपाही कहती है कि मैं नेक्स्ट ईयर सीपीए एग्जाम दूंगी। शिन्नान बोलता है कि अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना। सिपाही बोलती है कि अगर मैं पास हो गई तो हम साथ में दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे और हम साथ में न्यू वर्कशॉप भी स्टार्ट करेंगे। शिन्नान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अगले दिन कंपनी में जाओ और टाओ शी को ऑफिस में बुलाते हैं। वो उसे इंक्रीमेंट देने की बात करते हैं, लेकिन साथ में बोलते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके सिपाही से ये केस विथड्रॉ करवाना होगा। शी को उनकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जॉब छोड़कर जाने लगती है। टाओ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि इस वक्त जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हारे और न्यान का लोन का भी क्या होगा। तो शू उसे बोलती है कि आप कैसी वुमेन हो, आप उन लोगों का साथ दे रही हो जिन्होंने गलत करा है। अगर सेम चीज आपके साथ होती तो क्या करती। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है कि मुझे इस स्टूपिड कंपनी में काम नहीं करना। जिसके बाद सीन शिननान पर आता है जो कि खाना बना रहा था और सिपाही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उसको जैसे ही पता चलता है कि शू ने जॉब छोड़ दी है तो वो उसे कॉल करके इस बारे में पूछती है। शू कहती है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, वो कंपनी मुझे अब पसंद नहीं है और अब मैं वहां पर काम नहीं करना चाहती। सिपाही पूछती है कि उन लोगों ने तुम्हें कैसे डराने की कोशिश करी थी, मैं उनसे जाकर बात करूंगी। शू कहती है कि उन्होंने मुझे डराने की कोशिश नहीं करी थी, वो तो बस चाहते थे कि मैं तुमसे आकर बात करूं और मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। मुझे कोई न्यू जॉब मिल जाएगी, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सिपाही उससे सॉरी कहती है तो शू कहती है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन फान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। सिपाही बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो शू कहती है कि तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि इस बारे में हम बात नहीं करते, वरना रोने की वजह से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और हमने केस फाइल कर दिया है तो उन लोगों को बता देंगे कि हम क्या चीज है। सिपाही बहुत रो रही होती है तो शिन्नान उससे पूछता है कि क्या उन्होंने शू को डराने की कोशिश करी। तो सिपाही हाँ कहती है। वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। शिन्नान बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। सिपाही फिर पुलिस को रिकॉर्डिंग जाकर सुनाती है जो कि उसने उस दिन कंपनी में रिकॉर्ड करी थी। जैंग उससे कहता है कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं दी। वो कहती है कि मैं दूसरों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी है, उनकी वजह से शू को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लिन सिपाही से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो तुम्हें सबूत कलेक्ट करने चाहिए और अगर वो लोग फिर से तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम हमें इन्फॉर्म करना, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिपाही के जाने के बाद लिन जैंग से बोलती है कि ये सिपाही और शिन्नान दोनों के लिए आसान नहीं है। फिर शो एक जगह पर अकेले बैठी हुई थी तो नियान वहां पर आता है। वो उससे बोलता है कि आज तुम जल्दी काम से फ्री हो गई। वो बताती है कि मैंने भी जॉब छोड़ दी है। नियान बोलता है कि तुम्हें वेट करना चाहिए था, अगर वो तुम्हें खुद जॉब से निकालते तो तुम कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकती थी। शु बोलती है कि तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो, लेकिन एक तरीके से यही अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी तुम्हें मेरी ये जॉब पसंद नहीं थी। अब हम दोनों मिलकर सोशल इवेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में टाओ, जाओ और शुहुई तीनों को बुलाया जाता है। सिपाही भी वहां पर होती है। जाओ सभी के सामने सिपाही से सॉरी कहता है और टाओ बोलती है कि हमने किसी को तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा। शुहुई फिर से सिपाही से अकेले में बात करने के लिए चाहती है तो सिपाही कहती है कि क्या तुम थकी नहीं हो। ये बोलकर वहां से चली जाती है। सौ फिर शुहुई से बोलता है कि मैं जरूर कुछ न कुछ सोचूंगा। अब शिन्नान की शॉप के बाहर फिर से किसी ने सिपाही के बारे में कुछ लिखा होता है तो वो दोनों उसे मिलकर साफ कर रहे थे। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। सिपाही इमोशनल हो जाती है और दोनों उन्हें थैंक यू कहते हैं। सिपाही जब अपने घर पर होती है तो उसके डैड का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। सिपाही उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है तो डैड मना कर देते हैं। सिपाही और शिन्नान दोनों ही वहां पर मौजूद थे। सिपाही को घर के अंदर से बहस करने की आवाज आ रही थी। म्यान डैड से कह रहा होता है कि घर को सेल कर दो, मैं सिंगल रह लूंगा और एंड तक अपनी सिस्टर का साथ दूंगा, उसका केस लड़ूंगा। डैड नियान से कह रहे होते हैं कि क्या तुमने मॉम और शो की परमिशन ली है। तभी सिपाही घर के अंदर आती है तो नियान उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन डैड उसे जबरदस्ती उसकी मॉम के रूम में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि देखो इसकी क्या हालत हो गई है, मॉम बेड पर सो रही थी। डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और न ही बाहर गई है। सिवाई बाहर आकर अब शिव को कॉल करके पूछती है कि जो कुछ भी मेरे भाई के साथ हुआ है उसमें तुम्हारा हाथ है। शुहुई कहती है कि कौन सा भाई। तो सिपाही कहती है कि तुम हमसे बदला ले रही हो, पुलिस ने तुम्हें जो समझाया था कि तुम्हें समझ नहीं आया। शुहुई कहती है कि मैंने तो तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं करा। तब सिपाही कहती है कि फिर मेरे भाई और शू ने जॉब क्यों छोड़ दी। शुहुई कहती है कि तुम उन्हीं से जाकर पूछ लो और मुझे ऐसा लगता है कि वो कैपेबल नहीं होंगे। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। सिपाही अपनी मॉम के साथ होती है। वो उनसे कहती है कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो क्यों ना हम हॉस्पिटल चले। मॉम बोलती है कि मैं ठीक हूँ। वो सिपाही से बोलती है कि आखिर मैंने ऐसी बेटी कैसे पाल ली।
और बोला तुम कब बड़ी होगी, बचपन से ही तुम बहुत ही जिद्दी और सामने बोलने वाली थी। तुम हमेशा से नियान के साथ compete करना चाहती थी। तुम यही कहा करती थी कि हम उसी की साइड लेते हैं, और जब तुम बड़ी हो गई तो दूर भाग रही हो। मॉम बोलती है कि इस पूरी सिटी में हमारा कोई भी रिलेटिव नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और तुम्हारा डैड क्या करेंगे। वो कहती है कि आखिर तुम ये बात कब समझोगी। तुम हमेशा से यही कहती आई हो कि मैं तुम्हारी केयर और तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें हर्ट भला कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मुझे बता दो कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा और आंटी ने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करी, क्योंकि एंड में वुमेन की शादी और बच्चे हो जाते हैं। और क्या तुम भी ये सब नहीं कर सकती हो। सिवाय मॉम से बोलती है कि उस बारे में बात नहीं करते, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और आप भला इस चीज़ को इतना नॉर्मल कैसे ले सकती हो। आप स्कूल नहीं गई थी ताकि अंकल स्कूल जा सके। आपने हमेशा से ही ग्रैंडमा की देखभाल करी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी अंकल को मिली। सिवाई पूछती है कि क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आता, तो मॉम मना कर देती है। सिवाई बोलती है कि आपको गुस्सा आता है, और सभी ने आपको अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से जीने के लिए मजबूर किया है, इसलिए आप यही सोचती है कि मैं भी यही सारी चीजें करूं। सिवाई बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नियान जैसा नहीं, और साथ में आपको जेलेसी भी है। मॉम पूछती है कि क्या मैं तुमसे जेलस होंगी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। सिवाई बोलती है कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि मैं आपकी तरह नहीं जी रही हूँ। वो मॉम को समझाती है कि अब वक्त बदल चुका है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाने दे रही थी, लेकिन देखो न्यानशु और शिंदान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब वक्त बदल चुका है। मॉम बोलती है कि अगर वक्त बदल चुका है तो मैं अभी तक यहाँ पर क्यों सो रही हूँ। क्या तुमने पहले कभी अपने डैड को इतना गुस्सा करते हुए देखा है। और अगर सच में वक्त बदल चुका है तो तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। तुम्हें तो अब तक जीत जाना चाहिए था ना। मॉम बोलती है कि तुमने एक बात सही कही थी, मैं नियान को तुमसे ज्यादा अच्छा ट्रीट करती हूँ क्योंकि वो एक लड़का है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसे भूल कर खत्म कर दो। अब शिन्नान सिबई को जल्दी से घर चलने के लिए बोलता है और बताता है कि मेरे पास लिन का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि कोई स्टेशन के वहां पर जासूसी कर रहा था और वो हमारे पास भी आ सकता है, इसीलिए हमें जल्दी से घर जाना होगा। सिबई और शिन्नान जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो बहुत सारे मीडिया वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों कैसे भी करके वहां से भागकर छुप जाते हैं। सिबई डैड को कॉल करती है। डैड बोलते हैं कि चिंता मत करो, न्यान ने पुलिस को कॉल कर दिया है, तुम यहाँ की चिंता मत करना। सिबई अपने फोन में चेक करती है। सभी लोगों ने फान के खिलाफ कमेंट्स करे होते हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। शुहुई भी ये न्यूज़ देख लेती है और सिबई से कॉल करके पूछती है कि क्या तुमने मीडिया वालों को कांटेक्ट करा था। सिबई बोलती है कि मैंने ये सब नहीं करा, तुमने ये हरकत करी थी और किसी ने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। शु कहती है कि इस सब का तुम्हें अकेले पे नहीं करना होगा, और क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी दोषी हो। जो सिबई मना करके कॉल कट कर देती है। शिन्नान सिबई से बोलता है कि अब से तुम अपना फोन मत देखना, ये सब तुम्हें रोकने के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो तुमसे डर रहे हैं। इधर सिबई के डैड नियान और मॉम से कह रहे होते हैं कि सिबई इतनी जिद्दी क्यों है। अगर वो उनकी बात मानकर फान की फैमिली के साथ बातचीत करती तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नियान डैड से बोलता है कि आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। अगर सिबई फान के खिलाफ केस नहीं करती तो फान बातचीत करने में नहीं आता, और अब चाहे कितना भी टाइम लग जाए सिबई को इंसाफ मिल ही जाएगा। डैड बोलते हैं कि क्या सिबई लाइफ में कुछ छोटी मोटी शिकायतें नहीं झेल सकती। नियान बोलता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। डैड बोलते हैं कि पिछले 2 महीनों से मैंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अब तुम क्या करोगे और पैसे कहाँ से लाओगे। इसके बाद रात में नियान शु को उसके घर पर छोड़ने के लिए साथ में जाता है। वो उसे बोलता है कि मुझे हमारा घर बेचना होगा, इसके लिए वो उसे सॉरी भी कहता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ सफर करो। शो उसे बोलती है कि जब तक तुम मुझे लव और केयर करते हो मेरे लिए बस उतना ही काफी है। मुझे वैसे भी उस घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। हम वैसे भी अभी यंग है और साथ में मिलकर पैसे कमा लेंगे। इसके बाद शोनियान को हक कर लेती है और कहती है कि अपने माइंड में एक बात याद रखो कि चाहे फ्यूचर में जो भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नियान बोलते हैं कि मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा। अगले दिन शिन्नान सिबाई को लिन के पास ड्रॉप करने के लिए जाता है। सिबाई उससे बोलती है कि तुम अपनी शॉप पर जाओ, मैं वापस बस से चली जाऊंगी। सिबाई को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया था। जाते वक्त वो लिन से बोलती है कि आपने और जैंग ने बहुत ही हार्ड वर्क करा है। लिन सिबाई से कहती है कि तुम्हारे लिए ये खत्म होकर अब हमारे हाथ में आ चुका है और अब हम इसे खत्म करेंगे, तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए।
सिवई बोलती है कि मुझे पता है, मैं अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। सिवई अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है तो फिर से वो अपने लैपटॉप पर वही सारी न्यूज़ देखने लग जाती है। लोगों ने उसे मैसेज करे होते हैं, सिवई तुम ब्रेव हो और ये कर सकती हो। ये सब देखकर उसका माइंड फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगले सीन में शुहुई को उनकी लॉयर मैंग की बात याद आती है। दरअसल फांग ने मैंग से कहा था कि वो जाकर शुहुई से कहे कि वेन वेन की पियानो वाली ट्रॉफी को अच्छे से साफ करे, क्योंकि उस पर डस्ट आ जाती है। शुहुई को उस ट्रॉफी में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उसे फोड़ देती है। उस ट्रॉफी के अंदर से शुहुई को एक पेन ड्राइव मिलती है। जैसे वो उसे अपने लैपटॉप में लगाकर प्ले करती है तो उस वीडियो को देखकर शॉक हो जाती है। अगले दिन अब ट्रायल होता है। सिवाई इसी के बारे में सोच रही थी। शिन्नान उसे पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो। सिवाई बोलती है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो शिन्नान कहता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब तो बहुत से लोग तुम्हारे साथ हैं, इसलिए अब फान को डरने की जरूरत है। इधर रोते हुए वैन शुहुई के पास आती है और कहती है कि मुझे डैड की याद आ रही है। शुहुई से बोलती है कि तुम्हारे डैड को फंसाया गया है, वो इनोसेंट है। शुहुई वैन से प्रॉमिस करती है कि उसके डैड बहुत ही जल्दी घर पर आ जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।